भेड़िया और 7 छोटे बकरे। एक वक्त की बात है, एक जगह एक बूढ़ी बकरी अम्मी एक खूबसूरत छोटी झोपड़ी में रहती थी। उसके 7 छोटे बच्चे थे। उनकी झोपड़ी के सामने ही एक बड़ा बुरा लालची भेड़िया रहा करता। उसे उन सबको खाने की लालच थी। एक रोज बकरी अम्मी को बाहर जाना था और अपने बच्चों के लिए खाना लाना था। इसीलिए उसने बच्चों से कहा, मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनो। आप सब के लिए कुछ जायकेदार खाना लाने के लिए मैं जंगल जा रही हूँ। मेरे लौटने तक दरवाजा न खोलना। अगर बड़ा बुरा भेड़िया हमारी झोपड़ी में आया तो वो तुम सबको खा जाएगा। वो लालची खुद भेस बदल कर आता है, लेकिन तुम्हें उन्हें पहचानना मुश्किल है क्योंकि उसकी आवाज सख्त है, पैर काले और नाखून नुकीले हैं। प्यारी अम्मी, हम बड़ी एहतियात के साथ रहेंगे। उस बड़े बुरे भेड़िए को अंदर दाखिल नहीं होने देंगे। हमारी फिक्र न करें, हम महफूज रहेंगे। ये कहकर बकरी अम्मी चल पड़ी। थोड़ी ही देर में किसी ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी। प्यारे छोटे बच्चों, बराए मेहरबानी दरवाजा खोलो। मैं तुम्हारी अम्मी हूँ। देखो, मैं गाना भी गा रही हूँ। एक छोटे बच्चे ने खिड़की से दरवाजे की तरफ लाल मिर्च पाउडर फेंक दी। उस बड़े बुरे भेड़िए को बेहद जलन हुई। उसकी आंखें खुल न सकी और वो यहाँ वहाँ मदद के लिए दौड़ने लगा। हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। हमारी माँ की आवाज मुलायम और शहद जैसी मीठी है। तुम्हारी आवाज बेसुरी और सख्त है। तुम बड़े बुरे भेड़िए हो, हम तुम्हें अंदर नहीं लेंगे। बड़े बुरे भेड़िए को ये जवाब सुनकर मायूसी हुई और वो शहद का छत्ता ढूंढने के लिए भाग खड़ा हुआ। उसे वो खाना था क्योंकि वो जानता था क्योंकि शहद ही उसकी आवाज मुलायम और नाजुक बना सकती है। जल्द ही उसे एक पेड़ पर शहद का छत्ता नजर आया। खुद के लिए शहद का छत्ता निकालने के लिए उसने उस जानिब एक पत्थर फेंका। शहद की मक्खियाँ उड़ी और उसे काटने लगी। खुद को बचाने के लिए वो पास के तालाब में कूद गया। कुछ देर बाद शहद की मक्खियों के जाने पर उसने शहद खाया और झोपड़ी के जानिब भागा और दरवाजे पर दस्तक दी। प्यारे छोटे बच्चों, अब आप दरवाजा खोलिए। अब यकीनन मैं तुम्हारी प्यारी अम्मी हूँ। अगर तुम हमारी अम्मी हो तो दरवाजे की दरार में पैर रखिए। हम आपके पैर देखना चाहते हैं। भेड़िए ने छोटे बकरे के कहने के मुताबिक किया। उसने उस दरार में अपना पैर रखा। बच्चों ने देखा कि वो पैर काले थे और उनमें से एक बच्चे ने बड़ी हथौड़ी से उस पर वार कर दिया। बड़ा भेड़िया दर्द के मारे जोर जोर से रोने लगा। नहीं, तुम हमारी अम्मी नहीं हो। हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। हमारी अम्मी के पैर सफेद और तुम्हारे काले हैं। धोखेबाज बड़े बुरे भेड़िए, निकल जाओ। उस वक्त सच में भेड़िए को बड़ा गुस्सा आया। वो फिर से मिस्टर मिलर को मिलने के लिए गांव की जानिब भाग गया। जैसे ही वो उस गांव में पहुंचा, उसे दूर भगाने के लिए गांव के लोगों ने उस पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। लेकिन चोट के बावजूद भी वो भेड़िया मिस्टर मिलर तक पहुंचने में कामयाब हुआ। सुनो मिस्टर मिलर, मेरे पैरों पर थोड़ा आटा डालो, वरना इसी पल मैं तुम्हें काट खाऊंगा। भेड़िया जो कहता था वो यकीनन करता था, इसलिए मिलर बहुत ही खौफजदा हो गए। बाद में बड़ा बुरा भेड़िया फिर से बकरी की झोपड़ी की जानिब भागा। उसने दरवाजे पर दस्तक दी और कहा, प्यारे बच्चों, अब आप यकीनन दरवाजा खोलोगे क्योंकि अब तुम्हारी अम्मी आ गई है। शैतानी न करना। हाँ। आपका पैर दिखाएं। लेकिन इस दफा दरवाजे की दरार में सफेद पैर रखने से भेड़िए को डर लगने लगा। कांपने वाले पैर उस दरवाजे की दरार में आ गए और बच्चों ने नुकीले और तेज नाखून देखे। इसलिए उनमें से एक ने चूहे का जाल लिया और भेड़िए के नाखून में फंसा दिया, जिससे भेड़िया दर्द से करहाने लगा। नहीं, तुम हमारी अम्मी नहीं
हो? तुम्हारे नाखून उस बड़े बुरे भेड़िए जैसे नुकीले हैं। अब तुम यहाँ से निकल जाओ। लेकिन इस दफा भेड़िया बहुत भूखा था और वो समझ नहीं पा रहा था कि बच्चे उससे कैसे चालाक निकले। अब उसे किसी भी कीमत पर वो खाने के लिए चाहिए ही थे, इसलिए वो खुद की झोपड़ी की जानिब भागा। उसने नाखून निकालने का किट निकाला और उसने नाखून काट दिए। बाद में उसने उसकी मरम्मत की जिससे वो नुकीले और तेज न रहे। फिर वो दोबारा बकरी की झोपड़ी की जानिब भागा। दरवाजे पर दस्तक दी और कहा, मेरे प्यारे शैतान बच्चों, दरवाजा खोलो और तैयार रहो, इस बार मैं तुम्हें चौंका दूंगी। हमें आपके पैर दिखाएं अम्मी। दरवाजे की दरार से भेड़िया ने अपने पैर अंदर डाले। वो बहुत घबराया हुआ था क्योंकि पता नहीं अब आगे क्या होगा, उसे खबर न थी। वो पैर सफेद थे, उस पर कोई भी नुकीले नाखून न थे और आवाज भी उनकी अम्मी की तरह मीठी थी। इसलिए बच्चों ने भी सोचा कि इस बार सच में हमारी अम्मी ही होगी और उन्होंने दरवाजा खोला। इस्तकबाल है अम्मी, आखिर आप घर आ ही गई। बड़ा बुरा भेड़िया अंदर आ गया और सभी छोटे बच्चे खुद को छुपाने के लिए दौड़ने लगे। पहला बच्चा मेज के नीचे छुप गया, दूसरा बच्चा पलंग के नीचे छुप गया, तीसरा बच्चा अवन में छुप गया, चौथा बच्चा मटकी के पीछे छुप गया, पांचवा बच्चा अलमारी में जाकर बैठ गया, छठा बच्चा धुलाई के टब के नीचे छुपा और आखिरी बच्चा घड़ी में छुप गया। उस भेड़िए ने हर एक की शिकार की और सबको खा गया, सिर्फ एक को छोड़कर जो घड़ी में छुपा था। बाद में भेड़िया चला गया और हरी घास पर जाकर सो गया। वो थका हुआ और पुरसुकून था, इसलिए वो सो गया। जल्दी उसे नींद आ गई। जब बकरी अम्मी जंगल से घर लौटी तो उसने देखा कि दरवाजा खुला है और घर में कोई नहीं है। या अल्लाह, दरवाजा खुला है, यहाँ क्या हुआ? मेज और कुर्सियाँ उनकी असल जगहों पर न थी। धुलाई का टब टूटा था और बिस्तर भी ठीक न था। कहाँ हो मेरे प्यारे बच्चों? प्यारी अम्मी, मैं यहाँ हूँ, इस ऊंची घड़ी में। छोटी बकरी को बाहर निकलने में अम्मी ने मदद की। जल्दी उसने सुना कि किस तरह उस भेड़िए ने उसके बच्चों को खाया। फिर वो झोपड़ी के बाहर आई और उसने घास पर लेटे भेड़िए को देखा। जैसे ही उस बकरी ने बड़े बुरे भेड़िए की तरफ देखा, तब उसे उसके पेट में कुछ हलचल दिखी। अरे मेरे प्यारे बच्चे अभी जिंदा हैं, मैं उन्हें वापस लाऊंगी। इसलिए उसने अपने छोटे बच्चे को कैंची, सुई और थोड़ी रुई लाने के लिए घर भेज दिया। उसने नफरत के साथ उसका पेट कैंची से फाड़ा और उसमें से एक बच्चा बाहर निकल आया। बाद में जल्दी दूसरा बाहर आया। उसने उसके तमाम बच्चे भेड़िए के पेट से बाहर निकाल लिए थे। सभी बच्चे कूदकर अपनी अम्मी के पास आ पहुँचे। जाओ और झरने से मेरे लिए कुछ बड़े पत्थर ले आओ। अभी लाए माँ, जल्दी चलते हैं। उन सातों ही बच्चों ने झरने की जानिब दौड़ लगाई और जल्द ही 7 बड़े पत्थरों के साथ वो लौट आए। उन्होंने वो पत्थर उस बड़े बूढ़े भेड़िए के पेट में रख दिए। अब मैं आहिस्ता से इस भेड़िए को सीने वाली हूँ, अब खामोश रहो ताकि वो जग न जाए। जल्दी उसने भेड़िए का पेट सिल दिया। कुछ ही वक्त में आखिर में जब वो बड़ा बुरा भेड़िया जग गया, उसके अंदर के बड़े पत्थर उसे बहुत भारी लगने लगे। मेरे पेट से ये कैसी आवाज आ रही है? इससे मुझे चक्कर आ रहे हैं। ये तो उन सब की हड्डियां होंगी, लेकिन ये इतनी भारी कैसी हैं, पत्थर जैसी? इसलिए वो पानी पीने के लिए झरने की जानिब गया, लेकिन जैसे ही उसने पानी पिया वो पत्थर और ज्यादा भारी हो गए, जिससे वो उस गहरे पानी में गिर गया और डूबकर मर गया। कहानी खत्म हुई। बर्फ की मलिका। ग्रेडा एक जवान लड़की थी जो अपनी दादी अम्मी के साथ रहती थी। उसका मंगेतर वहीं करीब वाले घर में रहता था और उसका नाम के था। ग्रेडा और के इन दोनों के घरों के दरमियान पैदल का रास्ता था।
वहाँ ग्रेडा और के ने अपनी मोहब्बत की निशानी के तौर पर सुर्ख गुलाब के पौधे लगाए हुए थे और वो हमेशा शादी करने के बारे में बातें किया करते थे। सर्दियों के दिनों में जब एक दिन वो गुलाब के पौधों के पास बैठे थे, तब दादी अम्मी की आवाज आई, देखो बर्फ की मलिका कतरे इकट्ठा कर रही है। गेडा और के फौरन ही खिड़की की जानिब दौड़े। के ने बर्फ की मलिका को खिड़की से देखा और अपनी जबान बाहर निकालकर उसे चिढ़ाने लगा। ओहो, ऐसा मत करो के, अगर वो तुम्हें देख लेगी तो वो तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी। फिर वो गेडा के घर के करीब वाले अपने घर की खिड़की से चढ़कर अपने कमरे में वापस आ गया। उस शब जब वो सोने जा रहा था, तब उसने अपनी खिड़की से बाहर झांक कर देखा और तब उसने एक अजीब सा बर्फ का कतरा देखा। वो कतरा बर्फ की मलका बनने तक तेजी से बढ़ता ही गया। उसके हाथ में तुर्किश मिठाई की रकाबी थी कि खुद को रोक नहीं पाया और उसने रकाबी से मुट्ठी भर के मिठाई छीन ली। उसके लालचीपन ने जैसे ही इस लालच में उसने वो मिठाई अपने मुंह में डाली, उस खातून ने उसकी कलाई को पकड़ा और उसे पकड़कर खिड़की से बाहर अपनी बिन पहियों की गाड़ी में उसे खींच लिया और घोड़ों के झुंड ने फौरन ही उड़ान भर ली। के को बहुत डरना चाहिए था, लेकिन मिठाई ने उसके दिमाग की सुध-बुध और सोच को मांद कर दिया था। अगली सुबह जब गेडा के से मुलाकात को आई तो वो वहाँ पर नहीं था। गेडा ने हर जगह उसे तलाश किया। वो गांव के मैदान की जानिब भागी और जोर से चिल्लाई, क्या आपने के को देखा है? क्या मेरे के को देखा है? लेकिन उसे किसी ने नहीं देखा था। किसी को पता नहीं था वो कहाँ गया। मेरा के बस जिंदा हो, ओहो मेहरबानी, मेरा के जिंदा हो। हमें लगता है वो नहीं मरा होगा। गेडा ने ऊपर देखा, वहाँ एक चिड़िया बैठी हुई थी। जब हम खाना ढूंढते हैं तब हम घर की छतों पर बैठते हैं और सब कुछ देखते हैं। अगर वो नदी में गिरा होगा तो हमें नहीं पता। मैं जाकर नदी की परी से पूछूंगी। गेडा के दिल में उम्मीद की एक किरण जागी। अगर वो डूब गया होगा तो नदी की परी को मालूम होगा। और वो नदी के पास गई और जोर से चिल्लाई, नदी परी, क्या मेरा के यहाँ आया था? क्या वो तुम्हारे गहरे पानी में डूब गया है? और नदी परी पानी से ऊपर आई। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी और उसने कहा, ओह मेरी प्यारी बच्ची, नहीं, तुम्हारा के यहाँ नीचे नहीं आया, अब मत रोना। फिर वो कहाँ है? काश मुझे मालूम होता, लेकिन एक ज़ईफ चुड़ैल जो मेरे किनारे रहती है वो तुम्हारी मदद कर सकती है, लेकिन तुम उससे अपनी हिफाजत करना। मैं अपनी मोहब्बत के लिए कुछ भी करूंगी, मेहरबानी करके मुझे वहाँ ले जा सकती हैं? क्यों नहीं, उस छोटी सी नाव में आओ, मेरी लहरें तुम्हें चुड़ैल की झोपड़ी तक ले जाएंगी। फिर नदी परी गायब हो गई और गेडा नाव में सवार हो गई। जैसे जैसे लहरें तेज हो रही थी, वैसे वैसे छोटी नाव तेजी से तैर रही थी। फिर गेडा को एक झोपड़ी नजर आई और एक ज़ईफ खातून लड़खड़ाते हुए बाहर आई। वो झुकी हुई थी और हाथ में उसके छड़ी थी। ज़ईफ औरत नदी के किनारे आई और नाव को अपनी छड़ी से थामकर जमीन की जानिब खींच लाई। उसने बाहर आने में गेडा की मदद की। हालांकि गेडा इस अजीब सी ज़ईफ चुड़ैल से खौफजदा थी, लेकिन उसने भी के को तलाश करने की ठान ली थी। आओ और मुझे बताओ तुम कौन हो? गेडा ने उसे सब कुछ बताया। क्या आपने मेरी के को देखा है? नहीं, लेकिन शायद वो आ सकता है। वो झोपड़ी के अंदर चले गए। वहाँ मेज पर खूबसूरत चेरी का एक कटोरा था। गेडा, अब परेशान मत होना, तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारे लिए रास्ता ढूंढ लेगी। अब उन चेरियों को तुम खाओ। जब गेडा खा रही थी तब ज़ईफ औरत उसके लंबे गेसुओं को सोने की कंघी से संवारते हुए धीरे धीरे बोलने लगी, मैं तुम्हारे जैसी एक पोती के लिए तरस गई हूँ। गेडा के बारे में भूल गई क्योंकि उस ज़ईफ औरत ने तिलिस्माती कंघी से उस पर तिलिस्म कर दिया था। ज़ईफ चुड़ैल गेडा को अपने पास रखना चाहती थी। थोड़ी देर बाद गेडा आहिस्ता से बोली, मैं यहाँ हमेशा के लिए ही रहूंगी। एक दिन बागीचे में गेडा ने सुर्ख गुलाबों को देखा।
उन्होंने उसे कह की याद दिला दी। कह की याद ने ज़ईफ औरत के तिलिस्म को तोड़ दिया और गैडा बागीचे की गेट की जानिब भाग गई। वो ज्यादा दूर भी नहीं भाग सकी थी और पत्थर के पुल के दरमियान रुक गई। अचानक उसे ट्रोल्स ने घेर लिया। ट्रोल्स गैडा को पकड़ने के लिए आगे बढ़े। वो ताजा और खूबसूरत है और उसे बादाम और शहद खिलाया है। वो कितनी लजीज लगेगी। वो मेरे साथ खेलेगी, मुझे उसके मफलर और उसके खूबसूरत कपड़े देगी। छोटी ट्रोल लड़की जो गैडा की ही उम्र की थी, उसके चेहरे पर मायूसी थी। उसने गैडा को कमर से थामा और कहा, वो तुम्हें नहीं मारेंगे, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगी। सभी ट्रोल्स हंसे। फिर वो उस छोटी ट्रोल लड़की की खातिर गैडा को छोड़ने के लिए रजामंद हुए। गैडा ने उसे अपनी कहानी बताई कि वो कैसे कितनी मोहब्बत करती थी और उसे वो कैसे ढूंढेगी। खाने पीने के बाद वो पत्थर के पुल के नीचे से जा रहे थे। तब उनके ऊपर 100 से ज्यादा कबूतर सोने का नाटक करके उन्हें देख रहे थे और सुन रहे थे। हमने के को देखा है। कहाँ पर? बर्फ की मलिका की गाड़ी में। वो कहाँ जा रहे थे? लैपलैंड, बर्फ की मलिका का महल है वहाँ। छोटी ट्रोल लड़की ने संजीदगी से देखा और सिर हिलाया। मैं तुम्हारा इश्क पाने के लिए तुम्हारी मदद करूंगी। छोटी ट्रोल लड़की अपने पालतू जानवर बारासिंह के पास गई और आंखें बंद करके कहा, मैं तुम्हारी रस्सी खोल दूंगी। तुम फौरन दौड़कर इस प्यारी सी लड़की को बर्फ की मलका के महल में ले जाओगे। फिर छोटी ट्रोल लड़की ने बारासिंगा की रस्सियां खोल दी। गैडा और बारासिंगा निकल गए। वो बर्फ की मलका के महल तक पहुंचने तक दौड़ता रहा और वहां उसने गैडा को नीचे छोड़ दिया। तुम्हारे वापस आने तक मैं यहीं इंतजार करूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें और तुम्हारी मोहब्बत को हिफाजत से घर पहुंचाऊंगा। गैडा बर्फ की मलका के ऊंचे महल की जानिब चल पड़ी कि यकदम ही हजारों बर्फ के कतरों से घिर गई और उसकी वजह से वो भड़क गए। वो बर्फ की मलका के हिफाजती थे। गैडा ने दुआ की। ठंड इतनी जबरदस्त थी कि वो अपनी सांसें देख सकती थी जो उसके मुंह से भाप की तरह से निकल रही थी। ये भाप बड़ी होकर फरिश्तों में बन रही थी और वो भाप से दुआएं कर रही थी। गैडा की दुआ मुकम्मल हुई तो एक बड़ी टुकड़ी उसके चारों जानिब खड़ी हुई थी। उन्होंने बर्फ के कतरों पर हमला किया और फिर जंग शुरू हुई। गैडा तेजी से बर्फ की मलका के महल की जानिब बढ़ी और फिर उसे क्या मिला? वो बर्फीली दीवार के अंदर था। के मेरे प्यारे के, आखिरकार तुम मुझे मिल गए। के ठंड से लगभग जम गया था और सिर से पैर तक वो नीला हुआ था। उसे अब कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था क्योंकि वो तुर्किश मिठाई का असीर हो गया था। इसी दौरान बर्फ की मलका ने उस पर मिठाई और बुरी चीजों का उस पर इस्तेमाल किया था। गैडा ने उसे गले लगाया और वो रोने लगी। उसके गर्म आंसू उसके सीने पर गिरे और उसके दिल में दाखिल होने लगे। उन्होंने बर्फ को पिघला दिया और के का दिल बन गया। उसके जिस्म में गर्मजोशी फिर से लौट आई और उसने गैडा को पहचान लिया और वो खुशी से रोने लगा। गैरडा, इतने वक्त तुम कहाँ थी? के मेरी जान, मैं तुम्हें तलाश कर रही थी। आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए। वो आपस में लिपट गए। हंसी और खुशी के मारे वो रो रहे थे। वफादार बारासिंगा उनकी राह देख रहा था और उन्हें आते देखकर वो नीचे की जानिब झुका और उन्हें अपनी पीठ पर दराज होने दिया। वह अपने घर के लिए उड़कर गए। उनकी आंखों से खुशियां और शादमानी झलक रही थी और उसके फौरन बाद उन्होंने शादी कर ली और खुशी खुशी वो अपनी जिंदगी गुजारने लगे। समाप्त। तिलिस्माती घंटी। एक मर्तबा एक देहात में पू नाम का एक मुफलिस लड़का रहता था। वो अपनी वालदा और छोटे भाई के साथ रहता था। पू छोटी झोपड़ी में रहता था जो उस देहात के दरमियान थी। अपने खानदान को संभालने के लिए
वो अपने कुछ दोस्तों के साथ पहाड़ों के करीब चौपाए चराता था और शाम के वक्त उनके मालिक को संभला देता था। हर दिन जब चौपाए चढ़ने जाते थे तब पू को दरख्त के नीचे बैठना और अपनी बांसुरी पर दिलकश मौसीकी बजाना पसंद था। अरे पू, तुम यहाँ हर दिन अपनी बांसुरी क्यों बजाते हो? मुझे नहीं मालूम, इस दरख्त से मुझे अपनायत है लेकिन मुझे लगता है कि ये दरख्त जिंदा है और मेरी मौसीकी सुनता है। हाँ, तुम सही हो। क्या तुम्हें भी ऐसा महसूस हुआ? नहीं, मुझे लगता है कि तुम सही हो। मुझे लगता है तुम थोड़े दीवाने हो। लेकिन पू सही था। वो दरख्त उसकी मौसीकी सुनता था। उसकी मौसीकी दरख्त के दिल को छूती थी। वो उसकी मौसीकी दिल लगाकर सुनता था और पू के रोज बचाने से वो खुश होता था। एक रोज जब पू दरख्त की टहनी पर सो रहा था, उस वक्त उसे नीचे से एक डरावनी आवाज आई। अरे अरे क्या था ये? अरे जलजला जलजला! जिस दरख्त पर पू सो रहा था उसी दरख्त को एक लकड़हारा काट रहा था। कौन है ये शख्स? अरे इसे और थोड़ा वक्त लगेगा। पू को बहुत जल्दी मालूम हो गया कि वहाँ क्या हो रहा है और वो फौरन नीचे उतर आया। अरे आप ये क्या कर रहे हैं? आप इस पेड़ की कटाई क्यों कर रहे हैं? ये दरख्त बहुत ही मजबूत है, इसीलिए मेरे आका कश्ती बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। नहीं, आप इसे काट नहीं सकते। वाकई? ऐसा क्यों बताओ? सुनो बच्चे, कश्ती के लिए मजबूत लकड़ी तलाशने में मेरे बहुत सारे दिन जाया हो गए और ये दरख्त तुम्हारी जागीर नहीं है, इसीलिए मेरा वक्त जाया ना करो। दरख्त की जिंदगी बचाने के लिए पू को कुछ न कुछ तो जल्दी करना था, वरना बहुत देर होने वाली थी। इसीलिए उसने अपनी अक्लमंदी से लकड़हारे को दूर भगाने की कोशिश की। उसने कहा, खैर, बाद में मुझे मत कहिएगा कि मैंने आपको नहीं बताया, क्योंकि मुझे महसूस होता है कुछ होने वाला है। क्या मतलब है तुम्हारा? आपको नहीं पता, इस दरख्त पर ज़ईफ चुड़ैल की रूह रहती है और वो इस जगह पर कई बरसों से रह रही है। अगर आपने ये दरख्त काट दिया तो वो आपको पकड़ लेगी। कैदी बना लेगी? मुझे कैदी बना लेगी? क्यों? क्योंकि आप ही वो शख्स हैं जो दरख्त काट रहे हैं। तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो क्या? मैं तुम्हारी सोच से भी बहुत तेज हूँ बच्चे, मैं तुम्हारे इस जाल में नहीं फंसने वाला। अब जाओ यहाँ से। पू ने बहुत कोशिश की कि वो दरख्त को बचा ले। जैसे ही लकड़हारा मसरूफ हुआ, वो ऊपर चढ़ गया और ऊपर चढ़कर सीधा और ऊपर गया, जहाँ गहरी शाखों में वो छुप गया और जोर से सदाएं देने लगा। मेरे घर को हाथ लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या? कौन है ये? अगर तुमने मेरा घर तोड़ दिया तो मैं तुम्हारे साथ रहने आऊंगी और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी इंसान। शायद लड़का सही था। फिक्र मत करो इंसान, हम बेहद अच्छे हमराह बनेंगे। लकड़हारा जितना तेज दौड़ सकता था उतना तेज दौड़ने लगा। ऐसी भी क्या जल्दी है मेरे दोस्त? जिस दौरान पू लकड़हारे पर हंसने लगा, उसी दौरान दरख्त में जान आ गई। पू, कोई उसके हमरा बात कर रहा है। ये सुनकर पू घबरा गया। तुम क्या वाकई उस ज़ईफ चुड़ैल की रूह हो? नहीं पू, मैं उस ज़ईफ चुड़ैल की रूह नहीं हूँ। मानी मैं ज़ईफ हूँ, लेकिन मैं इस दरख्त की रूह हूँ। तुम्हारी मौसीकी ने मुझे जिंदा किया। तुम बहुत अच्छे लड़के हो पू, और तुम्हारा मुझ पर एहसान है। लकड़हारे से तुमने मेरी हिफाजत की। उसी लम्हा पू के सामने एक घंटी जाहिर हुई। वो फजा में झूल रही थी। मेरी तरफ से तुम्हारे एहसान का तोहफा। एक घंटी? ये कोई मामूली घंटी नहीं है मेरे दोस्त, ये तिलिस्माती घंटी है। जिस वक्त तुम इसे बजाओगे उस वक्त तिलिस्म होकर खाने के लिए तश्त में लजीज खाने भर जाएंगे। सही में? बहुत बढ़िया, ये मेरे और मेरे खानदान के काम आएगी। हाँ, हकीकत पर ध्यान रहे पू, तुम ये घंटी दिन में फकत एक मर्तबा बजाओगे। जरूर ख्याल रखूंगा। शुक्रिया दरख्त दोस्त। ये वाकया भाई और माँ को बताने के लिए पू देहात की जानिब भागा। माँ, रोनी, यहाँ आओ, देखो मैं क्या लाया।
उसने उन्हें सारा वाकया सुनाया। तिलिस्माती घंटी देखकर वो बेहद खुश हुए। उन्होंने अपनी पसंदीदा अशिया की ख्वाहिश की, वो घंटी बजाई और उनकी पसंदीदा चीजों का लुत्फ उठाया। काफी देर बाद पेट भर के खाना खाया, तब वो लोग गहरी नींद में सोने के लिए चले गए। दूसरे रोज की सुबह हमेशा की तरह वो चौपायों को चराने के लिए उन्हें चारागाह ले गया और घंटी घर में भूल गया। वो जब शाम को घर आया तो वो बहुत थका हुआ था। उसे तमाम बर्तन खाली दिखाई दिए, उसके खाने के लिए कुछ भी बचा हुआ नहीं था। वो बेहद गमज़दा हो गया और उसने अलमारी से बचा हुआ खाना लिया। बचा हुआ खाने के बाद वो आधा पेट खाकर ही सो गया, लेकिन भूख से पेट में आवाजें होने लगी और उसे नींद नहीं आ रही थी। लिहाजा उसने अगले दिन जाते वक्त तिलिस्माती घंटी साथ ले जाने का फैसला किया। जब उसकी माँ और भाई बहुत भूखे थे, उस वक्त उन्होंने उस घंटी को तलाश किया। उन्होंने ऊपर से नीचे तक पूरी झोपड़ी को तलाशा, लेकिन उन्हें तिलिस्माती घंटी नहीं मिली। वो बहुत गमगीन हो गए। उन्हें लगा उनकी घंटी कहीं खो गई। उनके करीब घंटी भी नहीं थी और खाना भी नहीं था, इसीलिए वो खाली पेट ही सो गए। शाम को जब पू घर लौट आया तब उसने अपनी झोली से तिलिस्माती घंटी बाहर निकाली और अपनी पसंदीदा खाने की ख्वाहिश की। ये देखकर उसकी माँ और छोटा भाई बहुत रंजीदा हुए और उसका छोटा भाई रोने लगा। उसने कहा, भाई हम बहुत भूखे थे और घंटी तलाश रहे थे। तुम बेहद ही मतलबी बन गए हो, तुमने ऐसा क्यों किया? ये सुनकर पू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे अपने फैसले पर अफसोस हुआ, लिहाजा उसने ईमानदारी से सब कुछ बता दिया। आपने इस घंटी से खाना लिया, लेकिन आपने मेरे लिए कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा। मैं थका हुआ था और खाली पेट ही सो गया। मुझे बहुत बुरा लगा और इसीलिए मैं गमज़दा था और गुस्से में था। पू की माँ और भाई को उनकी की गलती का एहसास हुआ। उस शब उन सब ने एक खानदान की तरह खाना खाया और आइंदा से वो कभी भी खाली पेट नहीं सोए और बाद में वो तमाम खुशी के साथ रहने लगे। कहानी खत्म हुई। तिलिस्मी दुनिया में एलिस। स्वीट विले नाम के एक छोटे से गांव में एक खूबसूरत लड़की रहती थी जिसका नाम था एलिस। अपने जुड़वा भाई के हमरा वो रहती थी। उनके मकान के पीछे एक खूबसूरत रंग बिरंगा बागीचा भी था। एलिस उस बागीचे में अपने भाई के साथ खेला करती और थकने पर पेड़ के नीचे बैठ जाती। एक रोज जब वो पेड़ के नीचे आराम फरमा रही थी तो एक सफेद खरगोश उसके करीब आ गया। उसे देखकर वो चौंक गई, क्योंकि उस खरगोश के बारे में कुछ तो अजीब था। उसने इंसानों की तरह जैकेट पहन रखा था और एक पुराने डायल की घड़ी निकालकर उसने कहा, अरे बाप रे, मुझे देर हो जाएगी। वो उस खरगोश की जानिब चौंक कर देखने लगी और वो जो कह रहा था उसे समझने की कोशिश करने लगी। उसे ताज्जुब हुआ और अपने बढ़ते तजस्सुस के मारे वो उसके पीछे दौड़ने लगी। उसने देखा कि वो खरगोश एक बड़े से सुरंग में कूद रहा है। उसके पीछे पीछे एलिस भी कूद गई। उसे कुछ समझ आता इससे पहले ही उसे एहसास हो गया कि वो भी नीचे गिर रही है। या तो मैं बहुत आहिस्ता गिर रही हूँ या ये सुरंग बहुत गहरी है। जल्द ही वो किसी पत्ते की मानिंद उसके पैर पर वो उस चमकीले फर्श पर उतरी। उसने देखा कि उस छोटे से कमरे में 3 खूबसूरत नक्शोनिगारी से सजे दरवाजे हैं। वो सभी अलग अलग बनावट और रंग के थे। पहला दरवाजा सुर्ख रंग का था और एलिस के कद से आधा था। दूसरा दरवाजा सफेद था और एलिस के अंदर दाखिल होने के लायक था। तीसरा दरवाजा सब्ज था और बेहद छोटा था। एलिस ने एक एक दरवाजा जांच लिया, लेकिन वो सभी बंद थे। उस कमरे के बराबर बीच में उसने एक पुराना लकड़ी का मेज देखा, जिस पर सोने की चाबी के सिवाय दूसरा कुछ न था, जिस पर लिखा था, मेरा इस्तेमाल करें। उसकी आंखें खुशी से रोशन हो गई। उसने वो चाबी उठाई और पहले दरवाजे पर उसका इस्तेमाल किया। या तो उस चाबी का सुराख बहुत बड़ा था या तो वो चाबी छोटी थी।
वो सुर्ख दरवाजे के लायक नहीं थी, इसलिए उसने उसे सफेद दरवाजे पर कोशिश की, लेकिन वो चाबी उस सफेद दरवाजे के लिए भी न बनी थी। फिर उसने उस चाबी का इस्तेमाल सब्ज दरवाजा खोलने के लिए किया और दरवाजा खुल भी गया। एलिस ने दरवाजा खोला और घुटने टेकते हुए अंदर दाखिल हो गई। उसने तस्वुर भी न किया होगा ऐसा बागीचा उसने देखा। बड़ी मायूसी के साथ वो हैरतज़दा हो गई। मुझे उस दरवाजे के अंदर दाखिल होने की बेहद ख्वाहिश है। दूसरे 2 दरवाजों को खोलने की उम्मीद लेकर वो उस चाबी को ढूंढने के लिए दोबारा मेज पर लौट आई, लेकिन उसने उस वक्त एक बोतल ढूंढी जिसमें सब्ज चमकती हुई दवाई थी, जिस पर मुझे पियो ऐसी तहरीर दर्ज थी। एलिस ने उसे थोड़ा पी तो लिया। वो कुछ मशकूक तो जरूर थी, लेकिन उसे सब्ज दरवाजे के अंदर भी जाना था। जैसे ही उसने वो दवा पी, उसके साथ कुछ अजीब गरीब होने लगा। उसने देखा कि वो कमरा बड़ा होता जा रहा था और उस वक्त एलिस छोटी होती जा रही थी। ये क्या अजीब एहसास है। अब वो बोतल भी न पकड़ पा रही थी। अब वो सिर्फ कुछ इंच की ही हो गई थी। उसका चेहरा सिर्फ इस ख्याल से ही खिला हुआ था कि वो छोटे दरवाजे से अब खूबसूरत बागीचे में जा सकती थी। वो उस खूबसूरत बागीचे में चली गई। उस जगह चारों ओर बहुत बड़े चॉकलेट्स के पेड़ थे। चारों तरफ टॉफीज और कैंडीज थी और आम दूध की खूबसूरत नदियां बह रही थी। उसने देखा कि मुख्तलिफ दिखने वाले पेड़ सिर्फ पहाड़ों के ऊपर ही थे। अचानक वही सफेद खरगोश एलिस के सामने आ गया और अना भरे लहजे में उसने कहा, अरे ओ पतली लड़की, तुम यहाँ बेहरकत क्यों खड़ी हो? मुझे घर से दस्ताने ला के दो। तुम जानते नहीं मुझे चाय की दावत के लिए देर हो रही है। हाँ जनाब, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपका मकान किस तरफ है? अरे छोटे मरदूद चूहे, तुम पीछे वाले चॉकलेट के संगे मरमर के रास्ते से जाओ, तुम्हें छोटी पहाड़ी पर गाजर की शक्ल का एक केक दिखेगा, वही मेरी रिहाइश है। अब तुम जाओ। शुश। ध्यान रहे, मेरी रिहाइश पर तुम्हें कुछ भी नहीं खाना है, वरना तुम्हें भुगतना पड़ेगा। एलिस को उनके बात करने का लहजा कुछ पसंद न आया, लेकिन वो काफी परेशान और घबरा गई थी, इसलिए बिना कोई सवाल किए उनके पीछे जाने लगी। उन्होंने गलती से मुझे अपनी नौकरानी समझ लिया क्या? वो सफेद खरगोश के छोटे से मकान में दाखिल हो गई। मेज पर ही उसे दस्तानों का एक जोड़ा दिखा और उसी पर उससे एक खूबसूरत केक भी नजर आया, जिस पर लिखा था मुझे खाओ। यम! लेकिन खरगोश ने कुछ भी खाने से मुझे मना किया है। अब मैं क्या करूं? लेकिन केक का छोटा सा टुकड़ा खाने में कोई हर्ज नहीं, उसने तय कर लिया। जैसे ही उसने केक नोश फरमाया, उसका कद बढ़ने लगा, लेकिन वो अपने असल कद तक भी न रुकी। सच में वो बहुत बड़ी होने लग गई, जिसकी वजह से उसका सर छत से टकरा गया। वो हिल न पा रही थी और अटक गई। ओफो, मैं अटक गई। कोई मेरी मदद करो, कोई तो मदद करो। एलिस ने वो घर तोड़ दिया और बाहर आ गई। वो बहुत ही डर चुकी थी और एक ही दिन में उसने काफी हिम्मत दिखाई थी। जल्द ही वो करीब के जंगल में दौड़ गई और चॉकलेट के मशरूम के पास बैठ गई। ऐ खुदा, मेरे साथ ये क्या हो रहा है? मैंने आखिर क्या गलत किया है? सबसे पहले मुझे किसी भी तरह अपने असल कद में वापस आना होगा। अचानक मशरूम के पीछे से एक कीड़ा वहाँ आ गया। गरीब छोटी बड़ी लड़की, मैं तुम्हारी इमदाद करूंगा। अब मुझे गौर से सुनो। अगर तुमने ये पहेली सुलझाई तो तुम्हें इशारा मिलेगा। मैं कुछ तो हूँ जिसे तोड़कर कागज और कार्ड बनाते हैं। मेरे इस्तेमाल से तुम लोग घर बनाते हो और मैं आपके आंगन में रहता हूँ। अलविदा गरीब छोटी बड़ी लड़की। एलिस को एक पहेली देकर वो कीड़ा वहाँ से रवाना हो गया। क्या तुम मुझे इसका हल नहीं बताओगे? अचानक उसे मन्नती पेड़ की याद आ गई। ओह हाँ, मुझे इसका हल मिल गया। अब वो समझ गई कि उसका हल दरख्त है। वो पहाड़ पर चली गई और उसके सामने खड़ी हो गई। सुनिए अजीम पेड़, मुझे अपने असल कद में लौट आने में और मेरी जिंदगी में वापस लौट जाने में आप मेरी मदद करेंगे क्या? बेशक मेरी प्यारी एलिस, मैं कल्प वृक्ष हूँ और मुझे सदियों का इल्म है। अव्वल तो तुम्हें इस घने जंगल में पागल टोपी वाले और पागल खरगोश को ढूंढना होगा। वो तुम्हें घर जाने के लिए सही सलाह देंगे। तुम्हारी खिदमत में आई हुई चाय बिल्कुल मत पीना, जिसका नतीजा ये होगा कि तुम भी टोपी वाली की तरह और पागल खरगोश की तरह पागल हो जाओगी।
अब ये फल खाओ, ये तुम्हें तुम्हारे असल रूप में आने के लिए इमदाद करेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पेड़ जी, मैं यकीनन आपके कहे हुए पर अमल करने की कोशिश करूंगी। उस पेड़ का फल खाने के बाद एलिस अपने असल कद में वापस आ गई। अब उसे अपने घर लौट जाने में बहुत देर हो रही थी, इसीलिए वो पागल टोपी वाले को ढूंढने के लिए दोबारा जंगल में चली गई। वहाँ वो एक अजीब उल्लू से मिली। कैसे हैं आप? क्या आप मुझे पागल टोपी वाले को ढूंढने में मदद करेंगे? एक ज़ईफ आलिम उल्लू वहाँ बैठा है, उस जानिब जाओ, तुम्हें वहाँ कुछ इशारे मिलेंगे। मैं जितना ज्यादा सुनता हूँ उतना ही कम बोलता हूँ। रास्ते पे चलती जाओ और अपनी उम्मीद न खोना। पागल टोपी वाले को ढूंढो और उसे चुटकुला सुनाओ, उसे हंसाओ और वो उठने पर तुम्हें मदद करेगा। पागल टोपी वाले को ढूंढने में उसकी इमदाद करके उल्लू वहाँ से उड़ गया। मैं भला पागल टोपी वाले को लतीफा क्यों सुनाऊं? यहाँ सब इतना अजीब क्यों है? जाने दो, जैसे उस ज़ईफ आलिम उल्लू ने मुझे बताया है वैसे ही करना चाहिए। एलिस ने बिल्कुल वैसे ही किया और वो उस घने जंगल के बीचों बीच आ पहुंची। उसने देखा कि पागल टोपी वाला और पागल खरगोश दोनों चाय पी रहे हैं और जोरों से हंस भी रहे हैं। सुनिए जनाब, क्या आप पागल टोपी वाले हैं? पहले मुझे बताओ कि कौन हो तुम? मैं एलिस हूँ और मैं इस तिलिस्मी दुनिया में खो गई हूँ। क्या यहाँ से बाहर निकलने में आप मेरी इमदाद करेंगे? एलिस? एलिस? ओह एलिस, क्यों नहीं, बेशक तुम छोटे बड़े बच्चे हो ना। जो इस पागल रियासत में खो गया है। पहले एक कप चाय तो तस्लीम कर लो मेरी बच्ची। जैसे तुम्हें नजर आ रहा है हम यहाँ पर चाय की दावत कर रहे हैं। आओ आओ, यहाँ आओ, बैठो। नहीं, मैं लड़की हूँ, लड़का नहीं, और मैं इस तिलिस्मी दुनिया में खो गई हूँ, न कि पागल दुनिया में। और यहाँ आप चाय की पार्टी क्यों कर रहे हैं? मुझे आपकी चाय की दावत में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं जहाँ से आई हूँ वहाँ जाने में मेरी इमदाद करेंगे क्या आप? किस जानिब से आ रही हो मेरी बच्ची? और तुम्हारा नाम क्या है? हे तुम, मुझे तुम्हारा नाम पता है। तुम्हारा नाम है वैसे तुम्हारा नाम क्या है और मेरी पैंट कहाँ है? मैंने तुमसे वही लाने के लिए कहा था ना। एलिस सोचने लगी। अब मुझे पता चला कि क्यों मन्नती पेड़ इन्हें पागल टोपी वाला और पागल खरगोश कहता था। अचानक उसे उस ज़ईफ उल्लू की नज़्म याद आ गई। पागल टोपी वाले को तलाश करो और उसे एक लतीफा सुनाओ। तो सुनिए जनाब, क्या आप एक लतीफा सुनना पसंद करेंगे? हाँ, हम तो बिल्कुल सुनेंगे, सुनो ना। एक मर्तबा एक टाई ने एक टोपी से क्या कहा? तुम सर चढ़कर बोलो और मैं गले पड़ जाती हूँ। एलिस का लतीफा सुनते ही दोनों जोरों से हंसने लगे और अचानक अपने पागलपन से जग गए। अब मुझे मेरे घर लौटने में आप मेरी मदद कर सकेंगे? ओ बच्ची, मेरी बदतरतीबी के लिए मुझे माफ करो। हम जो रोजाना ये चाय पी रहे हैं इसके वजह से हो सकता है। मैं तुम्हें तुम्हारे घर भेजने के लिए तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। पागल टोपी वाले ने उसे दूसरे सुरंग से एक रास्ता दिखाया और उसके आने वाली जिंदगी के लिए उसे दुआएं दी। एलिस उस सुरंग से निकल गई। उस सुरंग में अंधेरा होने की वजह से वो वहाँ कुछ चीजें देख नहीं पा रही थी। एलिस को उसके कंधे पर एक ठंडे हाथ का एहसास हुआ। वो घबराई और उसने उठकर देखा तो वो उसका छोटा भाई था जो उसे जगा रहा था। एलिस को ये जानकर बहुत राहत मिली कि उसने जो कुछ भी देखा वो सिर्फ एक ख्वाब था। वो अपने भाई के साथ खेलने में मसरूफ हो गई, लेकिन उसे क्या पता था कि पेड़ के पीछे से सफेद खरगोश उसे देख रहा था। खत्म शुद। थम्बलीना। एक मर्तबा एक खातून थी। उसकी बेहद ख्वाहिश थी कि उसे एक नन्हा सा बच्चा हो, लेकिन ऐसे बच्चे को कहाँ ढूंढे। इसलिए वो एक नेक चुड़ैल के पास चली गई और कहा, मुझे एक नन्हे बच्चे की विलादत की बेहद बेसब्री है। बराए मेहरबानी क्या आप मुझे बता सकेंगी कि मैं उसे कहाँ तलाश करूँ? बेहद आसान है। ये यौ का बीज आप ही के लिए है। इसे गमले में रखो और आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। आपका बेहद शुक्रिया।
उसने वो बीज लिया और घर जाकर पहली फुर्सत में उसे गमले में बो दिया। जल्द ही वो एक फूल में तब्दील हो गया और एक घंटे की तरह दिखने लगा। लेकिन उसकी पंखुड़ियाँ कसी हुई थी, उसकी कली भी थी। कितना खूबसूरत फूल है ये। उस खातून ने उसके सुर्ख और जर्द पंखुड़ियों का बोसा लिया और जैसे ही उसने बोसा लिया वैसे ही वो फूल ने बड़ी आवाज की और वो खिल गया। उसमें एक नन्ही सी बच्ची थी। वो बहुत ही प्यारी और खूबसूरत थी, लेकिन वो इंसान की उंगली से भी बड़ी न थी। कितनी खूबसूरत बच्ची है, आज से मैं तुम्हें पुकारूंगी थम्बलीना। एक अखरोट का उसके लिए प्यारा सा झूला बनाया गया जिसमें वो रात को सोया करती और दिन के वक्त वो खातून ने मेज पर सजाए हुए फूलों के साथ खेला करती। प्लेट में एक बड़े फूल की पंखुड़ी तैरती थी। थम्बलीना उस पंखुड़ी का इस्तेमाल नाव की शक्ल में करने लगी और सफेद घोड़े के बालों की जोड़ी का चप्पू बनाकर तैरने लगी। वो उस प्लेट में तफरी कर सकती थी। वो गाना भी बेहद सुरीला गाती थी। जो भी उसकी आवाज सुनता उसे वो मीठा लगता। एक रात जब वो झूले में आराम फरमा रही थी तब एक भयानक मेंढक खिड़की से कूद आया और उसके करीब आ गया। मेरे बेटे के लिए ये एक अच्छी अहलिया रहेगी। उसने उस अखरोट के खोल को काबिज कर लिया जिसमें थम्बलीना सो रही थी और उसके साथ वो खिड़की के बाहर कूद गया और बागीचे में चला गया। मेंढक अपने फर्जंद के साथ रहता था। वो अपनी माँ जैसा ही था लेकिन पतला और भयानक। जोर से मत बोलो, वो जग जाएगी। वो हमसे दूर न जाए, इसी के लिए पानी की सतह के नजदीक किसी कुमुद के पत्ते पे बिठाएंगे। उसे छोटी और हल्की होने की वजह से उसे ऐसे लगेगा वो द्वीप पर है। पानी की सतह पर बड़े हरे पत्तों के साथ बहुत ही खूबसूरत कमल खिल रहे थे। एक पत्ता जो किनारे से दूर था और तमाम पत्तों से बड़ा था, उस पत्ते पर ज़ईफ मेंढक ने अखरोट की खोल रख दी जिसमें थम्बलीना आराम फरमा रही थी। अगले रोज बेचारी नन्ही थम्बलीना उठ गई और जब उसने देखा कि वो कहाँ है तो वो जोरों से रोने लगी। उस बड़े पत्ते के चारों तरफ पानी ही पानी था और उसे किनारे के करीब जाने के लिए कोई राह नजर न आई। थम्बलीना नीचे बैठी और रो पड़ी। उसके करीब ही नीचे पानी में तैरने वाली छोटी मछलियाँ थी। उस नन्ही लड़की को देखने के लिए मछलियाँ ऊपर आ गई। जब उन्होंने उसकी यह हालत देखी तो वो बेहद अफसुर्दा हो गई। उन सभी ने पत्तों से जुड़ी टहनी को अपने दांतों से काट दिया जिसकी वजह से वो पत्ता तैरने लगा और मेंढक की दस्तरस से काफी दूर चला गया। दूर, इतनी दूर कि वो उसे पकड़ ही न पाया। अब वो जहाँ मौजूद थी वो अनाज के खेतों का मैदान था जिसका अनाज बहुत पहले ही निकाल दिया गया था और जो बाकी बचा था तो वो थे सूखे डंठल, मानो किसी वीराने में फंसी हो। फिर वो एक घर के दरवाजे के पास पहुंची जो एक चूहे का था। उस प्यारे चूहे के पास कुछ खाने का अनाज था। उस गर्म से मकान में एक चूहा रहता था। थम्बलीना उस चूहे के दरवाजे के पास खड़ी रह के फकीरों की मानंद थोड़े से अनाज के लिए भीख मांगने लगी। उसे बेहद भूख लगी थी। ओ मायूस नन्ही बच्ची, मेरे गर्म कमरे में दाखिल हो जाओ और कुछ नौश फरमा लो। बदले में तुम्हें मेरा कमरा साफ करना होगा और मुझे मजेदार कहानियाँ सुनानी पड़ेंगी। मुझे कहानियाँ सुनना बेहद पसंद है। खेत में रहने वाले उस ज़ईफ रहमदिल चूहे का थम्बलीना ने कहना मान लिया और उसे मजेदार कहानियाँ सुनाने लगी। कुछ अरसा गुजरने के बाद एक दिन खेत का चूहा थम्बलीना के करीब आया। हमारे यहाँ एक मेहमान आने वाला है। हफ्ते में एक मर्तबा मुझसे मिलने मेरे पड़ोसी आते हैं और वो मुझसे भी अच्छे हैं। अगर तुम उसे अपने शौहर की सूरत में कबूल कर लो तो वो तुम्हारा बेहद ख्याल रखेगा, लेकिन वो कुछ देख नहीं सकता, वो अंधा है। तुम्हें उसे अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाकर रिझाना होगा। थम्बलीना को ये मशवरा कुछ अच्छा न लगा। वो तो उस पड़ोसी के बारे में कुछ सोच भी न सकती थी क्योंकि वो तो छछूंदर था। वो उनसे मिलने आया। खेत में रहने वाले चूहे ने छछूंदर की अमीरी और उसकी अक्लमंदी की तारीफें की और ये बताया कि कैसे उसका घर थम्बलीना के घर से 10 गुना बड़ा है। थम्बलीना को उसके लिए गाना गाना ही पड़ा और छछूंदर को थम्बलीना की सुरीली आवाज से प्यार हो गया, लेकिन वो उसे बता न पाया।
उसने जल्द ही अपने घर से उनके घर तक एक लंबी सुरंग खोदी और खेत का चूहा और थम्बलीना को दावत दी। लेकिन सुरंग के रास्ते में पड़े हुए बेजान परिंदे के बारे में उन्हें आगाह भी किया। वो चोंच और पंखों वाला एक परिंदा था। सर्दियों की वजह से शायद उसकी वफात हो गई थी और सुरंग के बीचों बीच दफन हो गया था। छछूंदर ने सड़े हुए लकड़ी की मशाल ली। मशाल की वजह से उस अंधेरी जगह में रोशनी फैल गई। रास्ता दिखाने की खातिर वो उस लंबी अंधेरी सुरंग में उनसे आगे चलने लगा। जब उस फौत हुए परिंदे के पास वो पहुँचे, तब छछूंदर ने अपनी नाक छत पर डालकर एक बड़ा सा सुराख बनाया ताकि बाहर की रोशनी अंदर दाखिल हो सके। उन्होंने देखा कि सुरंग के बीचों बीच एक अबाबिल परिंदा बेजान हालत में पड़ा था। उसके खूबसूरत पर मुड़े हुए थे और उसका सर परों के बीच छुपा हुआ था। थम्बलीना को उसके लिए बहुत अफसोस हुआ, लेकिन छछूंदर ने अपने छोटे पैरों से उस परिंदे के जिस्म पर लात मारी और कहा, ये बहुत अच्छा है कि मेरे बच्चे परिंदे नहीं हैं, वरना वो चहचहाते रहते और ठंड के मारे भूखे मरते तो क्या होता। थम्बलीना खामोश रही, लेकिन सभी ने उस परिंदे की जानिब पीठ कर ली। थम्बलीना झुकी और उसने परिंदे के मुड़े हुए सर को पर से अलग कर दिया और उसकी बंद आँखों का बोसा लिया। गर्मी के मौसम में शायद मीठा नगमा गाने वाला यही था। तुमने मुझे बेहद खुशी दी है मेरे प्यारे परिंदे। उस रात थम्बलीना को एक पल भी नींद न आई, इसलिए वो उठी और कमरे के ठीक बाहर एक बड़ी सी चादर बुनने लगी। उसने वो चादर मरे हुए परिंदे के ऊपर रखी और जमीन पर गर्मी रखने के लिए उसके जिस्म पर फैला दी। उस चादर की वजह से परिंदे को गर्माहट मिलने लगी। अलविदा खूबसूरत नन्हे परिंदे, और पिछली गर्मी में तुम्हारे खूबसूरत नगमों के लिए मैं हमेशा तुम्हारी शुक्रगुजार रहूंगी। तब तमाम पेड़ सरसब्जो शादाब थे और उन पर सूरज की गर्म रोशनी पड़ी थी। उसने उसके सीने पर अपना सर रखा और उसे धीरे धीरे महसूस होने लगा कि अंदर कुछ तो धड़क रहा है। उस परिंदे का दिल था, वो मरा नहीं था। वो सिर्फ सर्दी की वजह से जम गया था और फिर से जिंदा होने के लिए गर्म हो चुका था। शुक्रिया नन्ही बच्ची, अब मैं बिल्कुल गर्म हो गया हूँ। चलो मेरी दोस्त, इस हरे भरे जंगल से दूर जाने के लिए तुम मेरे पीठ पर बैठ सकती हो। अब वही सर्दी का मौसम आ रहा है। मैं अपने दूर के घर की जानिब जा रहा हूँ। क्या तुम मेरे हमरा चलोगी? मेरे पीठ पे तुम तो बैठ ही सकती हो। हाँ, मैं जरूर आऊंगी। वो उसकी पुश्त पर बैठी। उसके बाद परिंदे ने जंगल के ऊपर से और तालाब के ऊपर से हवा में परवाज भरी। बहुत ही दूर वो उस परिंदे के घर पहुँचे। सूरज मामूल से ज्यादा ही रोशन था और ऐसे लग रहा था मानो आसमान हमेशा से कुछ दुगनी ऊंचाई पर है। ये मेरा मकान है। नीचे खिले हुए खूबसूरत फूलों में से अगर तुमने एक को चुन लिया तो मैं तुम्हें उसमें रख दूंगा और तुम्हारे दिल की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। ये तो बहुत ही अच्छा होगा। नीचे ही खूबसूरत जर्द फूलों का बागीचा था। थम्बलीना के साथ उस परिंदे ने नीचे छलांग लगाई और उसे उनमें से सबसे बड़े फूल पर बैठा दिया। उस फूल के बिल्कुल बीच में एक छोटा सा इंसान दिखाई देने पर उसे ताज्जुब हुआ। उसके कंधों पर बहुत ही चमकदार पर थे। वो उन फूलों का बादशाह था। लेकिन थम्बलीना को देखकर उसे बेहद मसरत हुई, क्योंकि उसने इतनी नन्ही सी लड़की कभी देखी ही न थी। फिर उसने अपने सर का ताज उतारकर थम्बलीना के सर पर रख दिया। उसने कहा कि उसे उसका नाम जानना है और क्या वो उसकी बेगम बनने के लिए तैयार है। हाँ, मैं तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी अम्मी को यहाँ लाना होगा। उसके बाद हम तीनों खुशी से यहाँ रह सकेंगे। वो राजी हो गया और थम्बलीना के लिए वो परों की जोड़ी भी ले आया। दोनों खुश हुए और जल्द ही थम्बलीना की अम्मी भी वहाँ पहुँच गई। मेरी थम्बलीना, तुम्हें वापस देखकर मैं कितनी खुश हूँ, इसका अंदाजा तुम न लगा पाओगी। और तीनों खुशी खुशी रहने लगे। खत्म शुद। ऑज का जादूगर। बहुत सालों पहले लॉरेंस नाम की जगह में डोरोथी नाम की एक छोटी बच्ची रहा करती थी।
वो खेतों में अपनी चाची इम और चाचा हेनरी के साथ रहा करती थी। उसके पास टोटो नाम का एक कुत्ता भी था। एक दिन उसे पता लगा कि मौसम अजीब हो रखा है, बादल बहुत घने और गरज रहे हैं। चाचा हेनरी दरवाजे के पास बैठकर आसमान की जानिब देख रहे थे। उन्होंने देखा कि बादल हमेशा से कुछ ज्यादा ही काले हैं। डोरोथी उसके टोटो को हाथ में लेकर दरवाजे की तरफ बैठ गई और आसमान की जानिब देखने लगी। जब उसने हवा के तेवर देखे तब उसकी चाची जो बर्तन धो रही थी वहाँ से उठकर तूफान का हालचाल देखने के लिए बाहर निकल आई। अचानक से टोटो ने डोरोथी के हाथ से छलांग मारी और उस तूफान की तरफ दौड़ गया और वो भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ी। आखिर थोड़ी देर बाद टोटो गर्म हवा के गुब्बारे के नीचे छिप गया जो खेत की दूसरी जानिब था। वहाँ वो एक बहुत ही मजेदार इंसान से मिली जिनका नाम प्रोफेसर मार्वेल था और वो गर्म हवा वाला गुब्बारा उन्हीं का था। उन्होंने बड़े ही मजेदार अल्फाजों में डोरोथी का इस्तकबाल किया। सिन सिन साला बिन, अगर मेरे अल्फाज सही हैं तो तुम छोटी लड़की डोरोथी होगी। इन्हें मेरा नाम कैसे पता चला? डोरोथी ये सोचने लगी। अचानक उसने देखा कि एक तूफान उसकी तरफ आ रहा है। उसने टोटो को उठाया और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी घर के तहखाने की जानिब भागी। जब वो वापस आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो घर के अंदर भागी और जब तूफान आया तब वो गिर गई और उसके सर पर चोट लग गई। उस तूफान ने सारे घर को बहुत ऊपर उछाला जिसमें डोरोथी और टोटो भी थे। थोड़ी देर बाद वो घर जमीन पर वापस आ गया। डोरोथी बाहर आई तो उसे पता चला कि वो किसी अलग जगह पे आ गई है। वो जगह लॉरेंस से भी ज्यादा रंगीन और खूबसूरत थी। जल्द ही शुमाल की जानिब से एक नर्म दिल चुड़ैल ग्लिंडा वहाँ हाजिर हो गई और उसने उसका इस्तकबाल किया। आदाब डोरोथी, ओस की दुनिया में तुम्हारा इस्तकबाल है। मैं शुमाल की जानिब की चुड़ैल हूँ। मैं यहाँ कैसे आ गई? मुझे याद है उस जगह तूफान आया था और उसके बाद तुम यहाँ आ गई मेरी प्यारी डोरोथी। वो तूफान मतलब ओस की दुनिया में आने का मरकजी दरवाजा है और मशरकी सिमत की शरीर चुड़ैलों को खत्म करने के लिए मैं तुम्हारी बेहद शुक्रगुजार हूँ। आप बहुत अच्छी हैं, लेकिन यहाँ कुछ गलतफहमी हुई है। मैंने किसी को नहीं मारा। तुम्हारे मकान ने तो मारा, बात तो एक ही है ना। देखो, ग्लिंडा ने घर के कोने की जानिब इशारा किया। ये उसके 2 पैर हैं। अभी तक एक लकड़ी के झुरमुट को बाहर से नीचे तक चिपका हुआ है। डोरोथी ने उस पर यकीन किया और डर के मारे रोने लगी। उस मक्कार चुड़ैल की बहन ने भी वो सारा मंजर देखा था और बहुत जल्द वो भी वहाँ हाजिर हो गई। वो उसकी झाड़ू पर बैठकर उड़ रही थी और उसकी बहन को मारने की वजह से डोरोथी पर बेहद गुस्सा थी। ए छोटी चूहिया, मेरी बहन को मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मेरी बहन के चप्पल पहनने की जो जुर्रत की है वो मेरे हैं। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। डोरोथी को खबर ही न थी कि कैसे रूबी के चप्पल उसके खुद के पैरों में आए थे, लेकिन बेहद कोशिशों के बावजूद भी वो अपने पैरों से उन्हें निकाल न पाई। और अचानक मगरिबी समत की शरीर चुड़ैल ने डोरोथी पर जादुई कलमात पढ़े जो उसी पर उलट पड़े और वो आग में झुलस गई। उसे बद्दुआ देते हुए वो बोली, ए छोटी चूहिया, मैं जल्द ही लौट आऊंगी और तुम्हें दिखाऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल दूर चली गई और डोरोथी ने एक पक्का दुश्मन बना लिया था। डोरोथी घबरा गई और उसने कहा, ग्लिंडा, अब मैं क्या करूं? वो मेरे लिए जरूर वापस आएगी। ठीक है, फिक्र न करो। अब तुम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लॉरेंस को लौट जाओ। लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं घर वापस कैसे जाऊं। तुम्हें एमरान शहर में ही जाना होगा। वहाँ ओस का अजीम जादूगर रहता है, वही तुम्हारी मदद करेगा। मैं एमरिल शहर तक कैसे जाऊँ? वो बहुत दूर है क्या? आप मेरे हमरा चलेंगी? तुम पीले ईंटों के रास्ते की रहनुमाई में चली जाना। वो रास्ता बहुत लंबा है और वो रूबी जूते तुम्हारी मदद करेंगे। जब तक तुम ये चप्पलें पहनी हो तब तक तुम्हें कोई भी नुकसान न पहुंचा पाएगा।
जल्द ही डोरोथी और टोटो ने पीले ईंटों का रास्ता ढूंढा और उस पर चल पड़े। काफी दूर चलने के बाद डोरोथी आराम करने के लिए बैठ गई। उस जगह रास्ते के बगल में एक मकई का खेत था। खेत के बीच में एक पुतला था। डोरोथी ने उसकी जानिब देखा और वो हंस पड़ी। हमारे लॉरेंस में भी ऐसे पुतले होते हैं। सही कहा। डोरोथी ने उस पुतले की जानिब ताज्जुब से देखा, लेकिन हमारे लॉरेंस के पुतले बोलते नहीं हैं। मैं ज्यादा बोलता नहीं, कौवे मुझसे डरते नहीं। उनके पास दिमाग है, मेरे पास नहीं। ओह भाईजान, शायद मैं आपकी इमदाद कर सकती हूँ। वो खड़ी हो गई और उसने उस पुतले को बांस से नीचे उतार दिया। ये सही है, मैं अब मेरे पैर हिला सकता हूँ। तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ जा रही हो? मेरा नाम डोरोथी है। मैं ओज के अजीम जादूगर से मिलने एमरल्ड शहर जा रही हूँ। मैंने सुना है कि बस एक वही है जो मुझे मेरे घर लॉरेंस तक पहुँचा सकते हैं। ये नाम कभी सुना नहीं है और याद रखने के लिए मेरे पास जहन नहीं है। और क्या तुम्हें लगता है कि वो जादूगर मुझे थोड़ा दिमाग दे पाएगा? आप मेरे हमरा चलकर उन्हीं से क्यों नहीं पूछ लेते? शुक्रिया, बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है। और फिर दोनों एक साथ चल पड़े। थोड़ी देर बाद वो टिन से बने इंसान से मिले। तुम लोग कहाँ चले? हम ओज के अजीम जादूगर से मिलने के लिए एमरल्ड शहर जा रहे हैं। हमें जो चीजें चाहिए वो बस वही दे सकते हैं। ओह, मेरे पास दिल नहीं है। क्या वो जादूगर मुझे दिल दे सकता है? आप हमारे हमरा चलकर उन्हीं से क्यों नहीं पूछ लेते? शुक्रिया, मैं अब तुम लोगों के साथ चलता हूँ। वो तमाम पीले ईंटों के रास्ते पर चल पड़े। वो रास्ता घने जंगल से गुजरता था। वो जंगल अंधेरे से भरा हुआ और अजीब सा था। एक हिलने वाली झाड़ी को देखकर टोटो भौंकने लगा और उसके बाद अचानक उस झाड़ी के पीछे से एक बड़ा शेर सामने आ गया। वो सभी घबरा गए और कांपने लगे, लेकिन उन्हें जल्द ही ताज्जुब हुआ क्योंकि शेर तो रो रहा था जोर जोर से। ओहो, सबसे पहले तुम यहाँ कहाँ से आए और तुम इतने घबराए हुए क्यों हो, ये हमें बताओ। रो क्यों रहे हो तुम? मैं बहुत डरपोक हूँ। मैं सबसे डरता हूँ। मैं जब डरता हूँ तो मेरी धड़कनें बढ़ जाती है। मैं क्या करूँ? कम से कम तुम्हारे पास दिल तो है और तुम्हारे पास दिमाग भी तो है। टोटो और मुझे घर जाना है। हम वहाँ वापस लौटने के लिए ओज के जादूगर की मदद मांगने वाले हैं। क्या तुम्हें लगता है वो जादूगर मुझे हिम्मत देगा ताकि मैं डरपोक ना रहूं? ऐसा सुना है कि वो जादूगर बहुत ताकतवर है। तुम हमारे हमरा चलो और पूछ सकते हो। वो तमाम एमरल्ड शहर में दाखिल हो गए। वो जगह बेहद खूबसूरत थी। हर जगह हरियाली ही हरियाली थी। उस जादूगर को शहर में हर कोई जानता था, लेकिन जाती तौर पर किसी ने उसे देखा नहीं था। वो सभी किले के करीब पहुंच गए। उस किले का गुंबद गर्म हवा के गुब्बारे की तरह था जो उसने तूफान के वक्त देखा था। जब वो दरवाजे से अंदर दाखिल होने की कोशिश करने लगी तो शाही सिपाहियों ने उसे रोक लिया। आप एमरल्ड शहर के किले में पहुंच गए हैं। मैं आपकी क्या इमदाद कर सकता हूँ? मैं ओज के अजीम जादूगर से मिलने आई हूँ। हम बहुत दूर से आए हैं। हम उनका वक्त नहीं बर्बाद करेंगे। मुझे जादूगर से इजाजत लेनी होगी। तब तक तुम यहीं ठहरो। आखिर जादूगर ने उन्हें मिलने की इजाजत दे दी। जिस वक्त वो दरबार में पहुंचे, उन्होंने देखा कि तख्त पर बादशाह का साया है। बहुत ही बड़ा और भयानक था वो। सिम सिम सलाबिम। आदाब डोरोथी, लॉरेंस शहर की बच्ची। मैं जानता हूँ। मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मैं इस आवाज को पहचानती हूँ, लेकिन कहाँ पर? ओह, सुनिए, ओज के अजीम जादूगर, आपको मेरा आदाब। हमारी इमदाद कीजिए। अरे छोटी डोरोथी, मैं तुम्हारी बिल्कुल इमदाद करूंगा। तुम मरदूद चुड़ैल की झाड़ू पकड़ो। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। वो सभी उस चुड़ैल के किले की जानिब रवाना हुए। मक्कार चुड़ैल डोरोथी की रूबी वाली चप्पलें लेना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि ये चप्पलें मौजज़ाई हैं। जिस वक्त वो मक्कार चुड़ैल के किले के करीब पहुंची, उसने आदाब करके कहा, दोबारा मिलकर खुशी हुई छोटी चूहिया। आखिरकार हम दोबारा मिल ही गए। अब तुम मुझे मेरे रूबी चप्पलें लौटा दो, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। यहाँ से कोई भी कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि अब मैं सबका
कत्ल करने वाली हूँ। उसने खुद सबको एक के बाद एक मारने का मंसूबा बनाया। उसने अपनी झाड़ू से उनकी तरफ आग बरसाई। डोरोथी उस आग से खुद को बचाने की कोशिश करने लगी। उसकी रूबी चप्पलें चमक गई और पानी का जोरदार बहाव उसके हाथों से बाहर निकला। वो आग बुझ गई। वो मक्कार चुड़ैल बेहद गुस्सा हुई। जैसे ही उसने अपनी छड़ी जादुई कलमात बोलने के लिए ऊपर उठाई, टोटो दौड़ा और उसने उसका झाड़ू पकड़ा। चप्पलें दोबारा चमकने लगी और डोरोथी ने सीधा उस चुड़ैल की जानिब आग बरसाई। वो खुद के ही कीले में जल गई और पिघल गई। डोरोथी ने उस मक्कार चुड़ैल का झाड़ू उठाकर जादूगर को दे दिया। वो देखने के बाद उनका काम पूरा हो गया। जादूगर ने अपना असल चेहरा उनके सामने जाहिर किया। वो प्रोफेसर मार्वल थे। प्रोफेसर मार्वल ने डोरोथी को लॉरेंस के घर जाने की इजाजत दी। उन्होंने पुतले को तालीम की सनद दी, शेर को हौसले का तमगा दिया और टिन के इंसान को दिल के शक्ल की घड़ी दी। सारे बेहद खुश थे। ग्लिंडा भी उनके सामने हाजिर हुई। ऑज की दुनिया में तुमने सबकी मदद की है, इसलिए ये रूबी चप्पलें तुम्हारी हैं। अब तुम जब भी चाहो उन्हें ले जा सकती हो और अगर मुस्तकबिल में तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो तो चप्पलें एक दूसरे पर 3 बार पटखना और मैं वहाँ पर तुम्हारे लिए हाजिर हो जाऊंगी। डोरोथी ने सभी साथियों को अलविदा कहा। प्रोफेसर मार्वल, डोरोथी और टोटो ने गर्म हवा के गुब्बारे में छलांग लगाई। उसे खबर होने से पहले ही वो अपने घर लॉरेंस आ चुकी थी। चाची इम और चाचा हेनरी उसे उठाने की कोशिश में लग चुके थे। कितना हैरत अंगेज हौसला उसने दिखाया था, लेकिन चाचा चाची के लिए वो बस एक सपना ही था। जैसे ही उसने अपनी चादर हटाई तो उसने देखा कि चमकदार लाल रूबी की चप्पलें उसके पैरों के पास ही हैं। कहानी खत्म हुई। पिनोकियो। कई साल पहले एक खिलौने बनाने वाला था जिसका नाम था जेपेटो। जब वो काम करता था तो उसे खुशी महसूस होती, लेकिन जब वो आराम करता तो जेपेटो मायूस हो जाता। पूरी जिंदगी मैंने बसर की बच्चों के लिए, लेकिन मेरी खुद की कोई औलाद नहीं। एक रोज जेपेटो ने एक लकड़ी के टुकड़े की कठपुतली बनाई जो एक लड़के की शक्ल की थी। उसे अलमारी में रखते हुए उसने कहा, आज से तुम्हारा नाम पिनोकियो है। उस रात एक बड़ा सा तारा खिड़की के बाहर टिमटिमा रहा था। जेपेटो ने खिड़की के बाहर उस टिमटिमाते हुए तारे को देखा और एक नामुमकिन दुआ मांगी। ओह टूटते हुए तारे, ये मेरी ख्वाहिश है कि काश मेरा एक खुद का बच्चा हो। उस रात वही टूटा हुआ तारा जेपेटो के कमरे में आया और वो नीली खूबसूरत परी में तब्दील हो गया। नीली परी बिस्तर के ऊपर उड़ने लगी और सोते हुए जेपेटो से फरमाया, प्यारे जेपेटो, तुमने घड़ियां और खिलौने बना के सबको खुशियां दी है, इसीलिए आज मैं तुम्हारी ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगी। फिर वो पिनोकियो की जानिब बढ़ी और कहा, छोटी सी कठपुतली, तुम असल लड़के की तरह चल फिर सकोगे और बात कर सकोगे। उसने कठपुतली पर अपनी जादुई छड़ी रखी। और अगर तुम ये साबित कर दो कि तुम एक सच्चे और बहादुर हो तो एक दिन तुम असल इंसान में तब्दील हो सकते हो। पिनोकियो की आंखें खुल गई और दूसरी बार जादुई छड़ी फहराने पर एक पतंगा आ गया। ये है मियां जेमिनी पतंगा, ये तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे और तुम्हें सही फैसले लेने में तुम्हारी मदद भी करेंगे। ये कहकर नीली परी हवा के झोंके के साथ एकदम गायब हो गई। जब दूसरी सुबह जेपेटो जागा तो उसने कहा, मैं जरा अलमारी से पिनोकियो को निकालता हूँ और उसे जरा अच्छे से तराशता हूँ। लेकिन अलमारी तो खाली पड़ी थी। जेपेटो फिक्रमंद हुआ और वो पूरे घर में पिनोकियो को ढूंढने लगा। अचानक दूसरे कमरे से एक आवाज सुनाई दी। मैं यहाँ हूँ अब्बा जान। क्या तुम बोल सकते हो? हाँ, मैं पिनोकियो हूँ, आपका बेटा। ऐसा कैसे हो सकता है? वो भाग के पिनोकियो के करीब गए और उसे गले लगा लिया।
पिनोकियो, मेरे बच्चे। उन्होंने मसरत से कहा। एक रोज पिनोकियो ने कुछ बच्चों को मदरसे जाते देखा और उसने जेपेटो से कहा, मुझे भी बाकी बच्चों की तरह मदरसा जाना है। बाद में उस रोज जेपेटो मदरसे की किताबों के साथ घर लौटा। अब तुम भी स्कूल जा सकते हो। अगली सुबह पिनोकियो ने जेपेटो को खुदा हाफिज कहा। वो हंसते खेलते गुनगुनाते हुए स्कूल की जानिब बढ़ा। उसके कंधे पर बैठा पतंगा भी बेहद खुश था। उनके रास्ते में उन्हें एक लालची लोमड़ी और बुद्धू बिल्ली मिली। तुम कितने प्यारे बच्चे हो और तुम तशरीफ कहाँ ले जा रहे हो? मैं स्कूल जा रहा हूँ। तुम्हें तो हमारे हमरा मेले में आना चाहिए। उसने अपना हाथ पिनोकियो के कंधे पे रखा। सुनो मेरी बात, जो भी तुम्हें जानना हो तुम मेले में सीख सकते हो। सच? हाँ मेरे बच्चे, अब क्या मैं तुम्हें लिख कर दे दूं? हाँ, तुम इनसे लिख कर ले ही लो। खामोश बुद्धू, इसे दरगुजर कर दो पिनोकियो। चलो मेले में चलते हैं, फिर तुम अपनी आँखों से खुद देख लेना। तब जेमिनी ने कहा, पिनोकियो, इसे खुद नहीं पता कि वो क्या कह रहा है। लोमड़ी ने जेमिनी को अपनी उंगली से दूर उड़ाकर फेंक दिया। पिनोकियो, इसे अनसुनी कर दो। ठीक है, चलो मेले में चले। जैसे ही वो रवाना हुए, रुक जाओ पिनोकियो, रुक जाओ। लेकिन पिनोकियो, लोमड़ी और बिल्ली ने उसकी एक न सुनी। वो तो मेले में दाखिल भी हो चुके थे। स्टेज पर कठपुतलियों का मजेदार खेल चल रहा था। मैं भी तो कठपुतली हूँ, मैं भी वैसे नाच सकता हूँ। पिनोकियो स्टेज पर कूद पड़ा और दूसरी कठपुतलियों के साथ नाचने लगा। अचानक पूरा मजमा मसरत से भर गया। उस कठपुतली को देखो, उसकी तो रस्सी नहीं है। रस्सी नहीं है? वाह! हर कोई खूब हंसने लगा और स्टेज पर सिक्के भी फेंके। मेले का मालिक, जिसका नाम स्ट्रोम्बोली था, वो एक लालची और खुदगर्ज इंसान था। जब उसने स्टेज पर सिक्कों को उछलते देखा तो उसने सोचा, क्या बात है, ठुड्डी सहलाई। ये बिना धागे की कठपुतली मुझे रईस बना देगी। और उसके बाद उसने पिनोकियो को उठाकर पिंजरे में बंद कर दिया। ओए, मुझे यहाँ से बाहर निकालो या मेरे अब्बाजान को बुलाओ, वो तुम्हें सबक सिखाएंगे। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो बच्चे? जितना चिल्लाना है उतना चिल्लाओ, कोई नहीं बचाएगा तुम्हें। मैं इसी दिन का इंतजार कर रहा था। सिर्फ तुम्हें मुझे दुनिया का रईस आदमी बना सकते हो। स्ट्रोम्बोली के चले जाने के बाद पिनोकियो मदद के लिए चिल्लाने लगा। आखिर जेमिनी पतंगा उसकी इमदाद के लिए पहुंच गया। मैं यहाँ फंस गया हूँ, ये मेरे साथ क्या हो गया? ये आप ही की गलती है। अब न रोए, मैं यहीं पर मौजूद हूँ। हम कोई राह ढूंढ ही लेंगे। और अचानक नीली परी हाजिर हो गई। बराए मेहरबानी मेरी मदद करें। पहले मुझे ये बताओ, तुम इस पिंजरे में दाखिल कैसे हुए? उसने उस वाक़ये के बारे में परी से झूठ बोलने का फैसला किया और फिर कहा, मुझे किसी ने लूट लिया। क्या ये सच है? उसने गुस्से से पूछा। पिनोकियो की नाक लंबी होनी शुरू हो गई। हाँ, 2 लोगों ने लूटा। नहीं, 4। नाक और लंबी हो गई। उन्होंने मेरी किताबें ली और मुझे यहाँ पहुँचा दिया और मुझे पिंजरे में डाल दिया। उसकी नाक बढ़ती ही गई और तब तक लंबी हुई जब तक पिनोकियो को अपने सामने कुछ और नजर न आया सिवाय एक बहुत बड़ी नाक के, जिस पर चिड़िया घोंसला बना रही थी। मेरी नाक इतनी लंबी क्यों हो गई? पिनोकियो, दोबारा सोच लो, क्या सच है? मेरे ख्याल में मैं मेले में जाना चाहता था। मैं बिल्ली और लोमड़ी के साथ यहाँ आया था। नाक थोड़ी छोटी हुई और घोंसला गिर गया। फिर किसी ने मुझे इस पिंजरे में डाल दिया। नाक मामूल पर आ गई। बहुत खूब, अब मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगी। उसकी जादुई छड़ी घुमाते ही पिनोकियो पिंजरे से बाहर आ गया। ये रही तुम्हारी किताबें।
ये जान लो अब तुम खुद अपनी जिम्मेदारी हो। अगली बार सच का साथ ही देना। ये कहकर नीली परी गायब हो गई। पिनोकियो स्कूल की राह पर निकल पड़ा। एक बग्गी सवार खूबसूरत सफेद घोड़े के संग हाजिर हुआ। उस खूबसूरत बग्गी पर लिखा था खुशियों का जजीरा। सुनो बच्चे, बग्गी में बैठना चाहोगे? नहीं शुक्रिया, मैं स्कूल जा रहा हूँ। इससे तुम जल्दी पहुंच जाओगे। ठीक है, मुझे जल्द अज जल्द स्कूल जाना है। जब पिनोकियो बैठ गया तो घुड़सवार ने कहा, अच्छा बच्चे, ये बताओ तुम जैसे बच्चे स्कूल क्यों जाते हैं? चीजें सीखने के लिए और बड़े होने के लिए। शायद फिर वो करें जो हम करना चाहते हैं। हो, अच्छा, अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम अभी भी वही कर सकते हो जो तुम्हारी ख्वाहिश है। आप भी? हाँ, जरा सोचो, छोड़ो बयाजें, छोड़ो स्कूल। अगर तुम जितनी भी टॉफी खाना चाहते हो खा सकते हो। सारी टॉफियाँ? हाँ, आइसक्रीम, हर तरह की आइसक्रीम और कैंडीज और भी बहुत कुछ खुशियों के जजीरे में। खुशियों का जजीरा? तुम जैसे बच्चों के लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन जगह। इसके ना सुनो पिनोकियो। इंतजार किस बात का? मैं जानता हूँ खुशियों का जजीरा कहाँ है। आखिरी मौका है बच्चे, बोलो चलोगे कि नहीं? चलो चले खुशियों के जजीरे पर। ये नहीं सुधरेगा। कुछ देर बाद बग्गी रुक गई। जैसे ही पिनोकियो ने अतराफ में देखा वो पुरजोश हो गया। जो भी घुड़सवार ने उससे कहा था वो सब सच था। हर जगह टॉफियों का ढेर था, हर तरह की आइसक्रीम के बड़े बड़े डिब्बे। उसकी तरह के बच्चे बस खा सकते थे और खूब खेल सकते थे। किसी को कोई काम या सफाई नहीं करनी थी। लेकिन कुछ दिनों बाद कुछ अजीब सा लगा तो उसने जेमिनी से पूछा, सारे बच्चे कहाँ चले गए? मुझे तो सिर्फ गधे ही नजर आ रहे हैं। मुझे पता है और भी बच्चे मौजूद थे यहाँ। और तभी उसका एक कान गधे जैसे हो गया। फिर उसका दूसरा कान भी गधे की कान में तब्दील हो गया। ओह खुदाया, क्या हो गया तुम्हें? मुझे नहीं पता। हे हाँ। ओहो, अब मुझे समझ आया। यहाँ के बच्चे गधों में तब्दील हो गए हैं, फिर उन्हें फरोख्त किया जाएगा। पिनोकियो, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना पड़ेगा। जल्द चलो। हे हाँ, भागो जल्दी। वो खुशियों के जजीरे से भाग खड़े हुए और किनारे पर पहुंच गए। पिनोकियो ने एक आदमी को आवाज लगाई, जनाब, मैं एक बूढ़े आदमी को ढूंढ रहा हूँ जिसका नाम जेपेटो है। क्या आप उसे जानते हैं? हे हाँ। अरे हाँ, वही जिसका बेटा सुबह निकला था और जो आया ही नहीं। वो आदमी उसे ढूंढने के लिए निकल गया और उसके बाद उसे किसी ने नहीं देखा। ओह नहीं, ये सब मेरी गलती है। मुझे अपने अब्बा को तलाश करना होगा। मैं आपको ढूंढ निकालूंगा अब्बा। पिनोकियो ने वहाँ से समंदर में छलांग लगा दी। साथ पतंगा भी कूद गया। पिनोकियो का जिस्म लकड़ी से बना था, इसलिए वो आसानी से तैर गया। तभी उसने देखा कि कुछ बहुत बड़ी चीज बड़ी तेजी से उसकी जानिब बढ़ रही है। पलक झपकते ही एक बहुत बड़ी व्हेल अपना मुंह खोले उसके सामने खड़ी थी और एक ही झटके में उसने पिनोकियो को निगल लिया। पतंगा और पिनोकियो गिरते पड़ते व्हेल की पेट में एक जगह पर मुश्किल से रुक गए। तुम ठीक हो? पिनोकियो ने पतंगे से पूछा। मैं ठीक हूँ। रुकिए, अब्बा क्या ये आप हैं? अब्बा मैं पिनोकियो हूँ। पिनोकियो, मेरे बच्चे, मुझे लगा कि मैं सपना देख रहा हूँ। वो मसरत से गले मिले। पिनोकियो अपने अब्बा को अकेला छोड़ने पर पशेमान था और जेपेटो पिनोकियो को वापस पाकर बेहद खुश था। मुझे माफ कर दीजिए अब्बा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं आपको अकेला छोड़ के अब कहीं नहीं जाऊंगा। हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। एक तरकीब है, आग जलाते हैं और बाहर निकलते हैं। उन्होंने लकड़ी के टुकड़े इकट्ठा किए जो व्हेल ने गलती से खा लिए थे और फिर उसमें आग लगा दी। इस तरह से व्हेल को छींक आएगी। पिनोकियो ने हाथ से आग को हवा दी ताकि खूब धुआं उठे। धीरे धीरे काले धुएं के बादल बनने लगे। व्हेल को खांसी आ गई और फिर आचू!
एक छींक में पिनोकियो, जेपेटो और पतंगा व्हेल के मुंह से बाहर आ गए। समंदर की लहरों पर बहते हुए वो आखिरकार किनारे पर आ गए। फिर अचानक नीली परी उनके सामने आ गई। पिनोकियो, तुमने अपने अब्बा की जान बचाई। तुमने अपनी दिल की बात सुनी और साबित कर दिया कि तुम एक सच्चे और बहादुर हो, और अब तुम एक जीते जागते इंसान बन सकते हो। नीली परी ने पिनोकियो के सर पर जादुई छड़ी रख दी। पिनोकियो इंसान बन गया। उसने खुद के मुलायम जिस्म को महसूस किया। नीली परी ने पतंगे की जानिब मुतवज्जा होकर कहा कि अब उसका काम खत्म हो गया, और यकायक दोनों गायब हो गए। फिर पिनोकियो और जेपेटो खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। खत्म शुद। चींटी और टिड्डे की कहानी। बहुत अरसा पहले एक घास के मैदान में एक चींटी और एक टिड्डा रहता था। दिन भर चींटियां बेहद काम करती थी। दूर खेत से गेहूं के दाने लाने का मशक्कत भरा काम वो करती थी। उनका ये काम बेहद नज़्म ज़ब्त से चलता था। हर सुबह वो जल्दी में रहा करती। सुबह की पहली शुआओं के साथ वो अपने सर पर बड़े भारी गेहूं के दाने लेकर तवाज़न कायम करती। गेहूं का हर एक दाना ध्यान से कप में रखती और दाने लाने के लिए दोबारा वापस जाती। पूरा दिन बिना थके बिना आराम करे बस आती जाती रहती और गेहूं के दाने ध्यान से कप में रखा करती। वहाँ दूसरी जानिब एक आलसी टिड्डा बस छाँव में बैठा रहता और गाने गाता। मुस्तकबिल में क्या होगा उसकी फिक्र किए बिना वो आराम से बस छाँव में बैठा रहता। उसे दिन भर काम करने वाली बेचारी चींटियों पे रहम आती थी। दिन गुजर रहे थे। तभी आलसी टिड्डा घास पर कूदता और आराम से लजीज खाना खाता रहता। बस गाना गाते गाते आराम से जी रहा था। जब चींटियां दाने लाकर घर में संभाल कर रख रही थीं और मेहनत कर रही थीं। एक दिन रोजाना की तरह जब सारी चींटियां दाने ला रही थीं, तब उनमें से एक चींटी भारी दानों की वजह से नीचे गिर गई और दर्द की वजह से रोने लग गई। उसकी मदद करने के बजाय टिड्डा उसे देखकर हंसने लगा। चींटी ने कहा, मियाँ टिड्डे, ये दाना उठाकर मेरे घर तक ले जाने में आप मेरी मदद करेंगे क्या? मैं आपकी बेहद शुक्रगुजार रहूंगी। चींटी की बातों को अनसुना करके टिड्डा अपनी ही मौसीकी में मगन हो गया। चींटी ने अकेले ही अपनी मेहनत से वो दाना उठाया और वो चली गई। तुम इतनी मेहनत क्यों करती हो प्यारी चींटी? टिड्डे ने पूछा। थोड़ा आराम फरमाओ और मेरी मौसीकी भी सुन लो। गर्मी है और दिन भी बड़ा है, किस लिए बोझ उठाने में वक्त गवा रही हो? चींटी ने अनसुनी करके गर्दन घुमा ली और जल्दी में वो खेत की जानिब रवाना हो गई। तभी टिड्डा जोर से हंसा। तुम बड़ी बेवकूफ चींटी हो। टिड्डे ने फिर से उसे पुकारा। आओ आओ मेरे साथ नाचो गाओ। काम को भूलकर गर्मी का थोड़ा लुत्फ लेते हैं। मैं मौसम बारिश के लिए खाना इकट्ठा करने में लगी हूँ, चींटी ने कहा, और तुम्हें भी ऐसे ही करना चाहिए। बारिश की इतनी फिक्र क्यों करनी है? टिड्डे ने जवाब दिया। अभी तो हमारे पास खाने के लिए बहुत सारा खाना है और बहुत सारा वक्त भी है बरसात की तैयारी के लिए। लेकिन चींटी को समझ आ गया था कि आखिर वो क्या कर रहा है, इसलिए वो अपने रास्ते निकल गई। यहाँ टिड्डा पूरे मौसम में अपने ही नाच गानों में मसरूफ रहा। सारा दिन काम करके बारिश की तैयारियां करने की बजाय उसने खेलना, नाचना, गाना इन सब को अहमियत दी। ये खूबसूरत मौसम गर्मा के दिन हमेशा रहने वाले नहीं हैं और जल्द ही बारिश, फिर सर्दियां आने वाली है, ये तो वो भूल ही गया। जल्द ही गर्मी का मौसम बारिश में तब्दील हो गया और बारिश के बाद मौसम सरमा आ गया। सूरज अब बहुत ही कम दिखता था। दिन छोटा था और जबकि रात लंबी और अंधेरी थी। हर जानिब भयानक सर्दी और बर्फबारी शुरू हो चुकी थी। टिड्डा सर्दी से कांपने लगा।
खुद को सूखे पत्तों से बचाने की कोशिश में थकने लगा, लेकिन जोरों की हवा चलने पर उसे ठंड लगती थी। उसे बेहद भूख लगा करती, लेकिन खाने के लिए कुछ न मिलता। उसे पता लग गया कि अगर खाने के लिए जल्दी कुछ न मिला तो वो मर जाएगा। वो कमजोर हो गया था। जल्द ही उसे समझ आ गया कि चींटियां सही थी, उसे भी तैयारी कर लेनी चाहिए थी। टिड्डे को अब नाचना गाना पसंद ही नहीं आ रहा था। मारे सर्दी के वो भूखा था। उसे बर्फ से बचने के लिए न तो घर था और न खाने के लिए खाना था। तमाम हरियाली और खेत बर्फ से लिपटी हुई थी और खाने के लिए कुछ न था। अब मैं कहाँ जाऊँ? अब मैं खाने के लिए क्या खाऊं? टिड्डे को पछतावा हुआ। इस बार की मौसम सरमा हर बार से भी ज्यादा बुरी होगी, ये तो उसने सोचा ही न था। न तो अपने खाने का इंतजाम उसने किया था और वो करने के लिए वो दूसरों की मदद भी न कर रहा था। और सिर्फ इसी वजह से वो अगली मौसम गर्मा देखने के लिए जिंदा ही नहीं रहने वाला था। तभी उसने देखा कि चींटियां गर्मियों में इकट्ठा किया हुआ खाना खाने का मजा ले रही हैं। हाँ, मैं चींटी के पास जाता हूँ, मुझे वहाँ खाना मिलेगा और पनाह भी। टिड्डा बेहद शर्मिंदा हो गया। वो थक कर चींटियों के घर तक गया और उसने दरवाजा खटखटाया। आदाब चींटियों। वो मुस्कुराते हुए बोला, मैं हाजिर हूँ तुम लोगों के लिए गाने, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ी सी गर्मी चाहिए और कुछ खाना भी चाहिए ताकि मैं गा सकूं। नहीं नहीं जनाब टिड्डे, हमें आपका गाना सुनने की कोई ख्वाहिश नहीं। टिड्डे ने उन्हें घर में दाखिल होने की दरख्वास्त की और जिंदा रहने के लिए खाना देने की भीख मांगी। क्या? चींटी ने हैरत से कहा, मौसम सरमा के लिए आपने कोई इंतजाम न किया तो मौसम गर्मा में आप आखिर कर क्या रहे थे? वो मुझे खाना जमा करने के लिए वक्त ही नहीं मिला। टिड्डे ने अपनी वजह बताई। मैं मौसीकी में इतना मुब्तला था कि पता ही चला कि गर्मियों का वक्त कब निकल गया। चींटियों ने उसकी तरफ नफरत से देखा और उसकी जानिब पीट करके अपने अपने काम पर रवाना हो गई। एक चींटी जिस पर टिड्डा हंस पड़ा था, वो उसकी जानिब मुड़कर बोली, तमाम मौसमी गर्मा मैं काम करती रही और तुम गाना बजाते रहे और मेरा मजाक उड़ाते रहे। अब तुम्हारे लिए मेरे पास न तो खाना है और न ही आसरा है। मौसम सरमा के लिए तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए था। चींटियों ने टिड्डे के मुंह पर दरवाजा बंद किया और टिड्डा रोने लगा। खत्म। शहजादी और मेंढक। एक जमाने में बहुत बड़ी सल्तनत थी। वहाँ बहादुर और नेक बादशाह हुकूमत करता था। उसकी एक खूबसूरत सी बेटी थी। शहजादी गेंद से खेलने की बेहद शौकीन थी, इसीलिए बादशाह ने उसकी सालगिरह पर उसे सोने का गेंद तोहफे में दिया। उससे वो गेंद बेहद अजीज था, इसीलिए अगर महल के बाहर भी कभी जाना हो तो वो गेंद हमेशा अपने पास रखा करती। एक दफे मौसम गर्मा में शाम के वक्त शहजादी बागीचे में घूमने के लिए गई। उसने सोने की गेंद को खुद के हाथ में पकड़ा हुआ था। वो गेंद जितना हो सके उतना ऊपर हवा में फेंका करती और उसे जमीन पर आने तक इंतजार करती, लेकिन उसने वो गेंद बहुत ऊपर उछाल दिया। इसीलिए शहजादी को वो गेंद कहाँ चला गया वो नजर ही न आया। उसने करीब के तालाब में बस पानी के उछाल की आवाज सुनी। ओह नहीं, मुझे यकीन ही नहीं होता कि मेरे सोने का गेंद खो गया। शहजादी मायूसी के साथ रो पड़ी। मैं अब्बा जान को ये कैसे बता दूं कि उनका दिया कीमती तोहफा मुझसे खो गया। ये कहकर शहजादी ज़ारो कतार रोने लगी। इसे वापस हासिल करने के लिए मैं कोई भी चीज दे सकती हूँ। अचानक एक मेंढक ने छलांग लगाई और वो तालाब के पत्ते पर आकर बैठ गया। तुम क्यों रो रही हो शहजादी? उस शहजादी ने वो आवाज सुनी। उसने यहाँ वहाँ देखा
लेकिन उसे कोई नजर न आया। मैं तुम्हारी कुछ इमदाद कर सकता हूँ शहजादी। उसने वो कर्कश आवाज दोबारा सुनी। उसके बाद उसने देखा कि तालाब के किनारे पर एक मेंढक बैठा हुआ है। शहजादी, अगर मैं तुम्हें गेंद तालाब से निकाल के दूं तो क्या खुश होगी? मेंढक ने एहतरामन पूछा। हाँ हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। शहजादी खुशी के मारे कूदने लगी। मैं तुम्हें ढेर सारे हीरे जवाहरात दूंगी, जो तुम कहोगे वो करूंगी। लेकिन उस मेंढक ने इनकार कर दिया। नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे हीरे और मोती नहीं चाहिए। मुझे तुम्हारा कोई खजाना भी नहीं चाहिए, उसका मुझे कोई फायदा नहीं है। मेरी ख्वाहिश है कि तुम मुझसे मोहब्बत करो, मुझे अपना हमसाया बनाओ, अपनी थाली से खाना खिलाओ और मुझे अपने बिस्तर पे ही सुलाओ। अगर तुम्हें मंजूर है तो फिर मैं तुम्हारी गेंद तालाब से निकाल सकता हूँ। ये कैसा भयानक ख्याल है। एक मेंढक इंसानों की तरह कैसे जी सकता है? शहजादी परेशान हो गई। ऐसा बदतमीज मेंढक भला मेरी गेंद कैसे ढूंढ सकता है? इसका मुझे शक है, और अगर उसने ऐसे कर भी लिया तो वो मुझसे मिलने के लिए मेरे महल तक कैसे आएगा? वो तो बहुत दूर है। शहजादी ने कहा, ठीक है, मैं यकीन दिलाती हूँ कि जो भी तुमने कहा वो मुझे मंजूर है। सिर्फ मेरी गेंद मुझे लौटा दो, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगी। शहजादी ने इल्तिजा की। मेंढक ने तालाब में छलांग लगाई और पानी उछल गया। शहजादी बेहद बेसब्री से उस तालाब की जानिब देख रही थी। जल्द ही मेंढक ने अपना सर ऊपर निकाल लिया। मेरी शहजादी, ये रही तुम्हारी गेंद। ये कहकर उसने तालाब से बाहर आकर सोने की गेंद उसकी जानिब फेंक दी। शहजादी ने अपनी पसंदीदा चीज ले ली और खुशी खुशी अपने महल की जानिब लौटने लगी। मेंढक उसे पुकार कर उसके दिए हुए वादे के बारे में याद दिलाने लगा, लेकिन वो भूल चुकी थी। ठहर जाओ शहजादी, ठहर जाओ। क्या तुम भूल चुके ये अपना वादा? मुझे अपने साथ लेके चलो। लेकिन वो पीछे पलटी ही नहीं। अगले दिन जब शहजादी अपने खानदान के साथ खाना खाने बैठी थी, उस वक्त किसी ने दरवाजे पर धीमी सी दस्तक दी। शहजादी दरवाजे की जानिब आई और तालाब के मेंढक को देखकर वो हैरान हो गई, क्योंकि उसने खुद के दम पर महल तक आने में जीत जो हासिल की थी। शहजादी ने झट से दरवाजा बंद कर दिया और दोबारा मेज की जानिब आकर बैठ गई। क्या हुआ? तुम इतनी गमज़दा क्यों हो मेरी बच्ची? उसके अब्बा हुजूर ने कहा। लेकिन अब्बा हुजूर, शहजादी ने कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि तालाब के पास जो कुछ हुआ वो कैसे समझाए। मेरी सालगिरह पर आपने दिए गेंद के साथ मैं खेल रही थी, मुझसे वो तालाब में गिर गया। वहाँ पर एक मेंढक बैठा था और उस मेंढक ने उसे तालाब से निकालने में मेरी मदद की। बदले में मैंने उससे ऐसे वादा कर लिया कि उसके साथ मैं महल में रहूंगी। बादशाह ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, तुम शहजादी हो और तुम शहजादी होने के बाद झूठे वायदे नहीं कर सकती। तुम्हें तुम्हारा वादा पूरा करना होगा। शहजादी दरवाजा खोलने चली गई और मेंढक ने छलांग लगाई और अपनी कर्कश आवाज में उससे कहने लगा, सुनो, मुझे अपने खाने की मेज पर ले चलो ताकि मैं कुछ खा सकूं। शहजादी ने अपने अब्बा की जानिब देखा और बेदिली से ही उसने उस मेंढक को उठाया और मेज की जानिब आ गई और उसे मेज पर बैठा दिया। उसने नफरत से अपना हाथ साफ किया। उसकी सोने की थाली में मेंढक ने खाना शुरू किया और टप 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 आवाज शुरू कर दी। खाना खाने के बाद मेंढक ने दोबारा कहा, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे जनान खाने ले चलो और अपने बिस्तर पर लिटाओ। मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। शहजादी को खुद से ही नफरत होने लगी। मुझे ऐसे अब कितने दिनों तक जीना होगा? इस गलीज चीज से मुझे कब राहत मिलेगी? शहजादी उसे अपने कमरे में ले गई और अपने सामने ही उसने उसे अपने तकिए पर रख दिया। किए हुए वादे के मुताबिक मेंढक शहजादी के सामने सो गया और सुबह होते ही छलांग लगाकर महल से बाहर निकल गया। चलो जान छूटी। उठते ही शहजादी ने राहत की सांस ली जब उसने देखा कि मेंढक चला गया है। मैंने उसकी ख्वाहिश पूरी कर दी है, अब वो दोबारा मुझे परेशान नहीं करेगा। लेकिन वो गलत थी, क्योंकि शाम को मेंढक दोबारा आ गया।
जिस वक्त उसने धीरे से दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनी, उस वक्त वो पहले से ही बिस्तर पर थी। दूसरी सुबह जब शहजादी जगी तो उसने देखा कि मेंढक दोबारा आ गया है। लेकिन फिर शाम हो गई और मेंढक ने तीसरी बार दरवाजा खटखटाया। हर दिन मेंढक के साथ सोते हुए शहजादी को कोफ्त होने लगी और उसने मेंढक से छुटकारा पाने का सोचा। मंसूबा बनाते बनाते वो सो गई। जब वो सुबह उठी, उस वक्त मेंढक चला गया था और एक भूरी आंखों वाला शहजादा उसे ताक रहा था। वो हैरान रह गई कि एक ही रात में ये सब ठीक कैसे हो गया। उसे समझ ही नहीं आ रही थी। शहजादे ने अपनी बद्दुआओं की सारी दास्तान उसे सुनाई और फिर आगे कहा, मैं शहजादा था और मैं तुम्हारी तरह महल में रहता था। एक दिन एक मरदूद मांत्रिक ने मुझे बद्दुआ दे दी। उसके लिए मुझे एक ऐसी शहजादी को ढूंढना था जिसके साथ मैं 3 दिन बसर कर सकूं बद्दुआ तोड़ने के लिए। अब मैं खुश हूँ क्योंकि तुम वही शहजादी हो जिसने मुझे तकलीफ से बाहर निकाला। अपनी जिंदगी में एक बाकमाल और खूबसूरत शहजादे को पाकर शहजादी बेहद खुश थी। जल्दी दोनों ने निकाह कर लिया और शहजादी के अब्बाजान के महल में दोनों खुशी खुशी रहने लगे। खत्म शुद। ग्रिंच ने किया सांता क्लॉज को किडनैप। सांता क्लॉज नॉर्थ पोल की हो घाटी में रहता है, जहाँ बड़े खूबसूरत महल हैं और जिसमें उसके खिलौने बनते हैं। उनके मजदूरों को रील्स, नोक्स, पिक्सेस और परियों में से इंतखाब किया जाता है, जो उनके साथ रहकर एक बरस के आखिर से दूसरे बरस के आखिर तक काम में मसरूफ होते हैं। एक तरफ लाल रंग का बहुत बड़ा जंगल और दूसरी जानिब एक बहुत बड़ा पहाड़ और उसके दरमियान ग्रिंच की गुफा है। ग्रिंच क्रिसमस से और सांता से नफरत करता है, लेकिन माफ करो, अब ये मत पूछना क्यों, क्योंकि इसकी वजह कोई नहीं जानता। ये हो सकता है कि उसका दिमाग खराब हो, है ना सही, या ये भी हो सकता है कि शायद उसके जूते छोटे हों, लेकिन मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि इसकी सही वजह ये है कि उसका दिल बहुत ही छोटा था, बहुत छोटा। ग्रिंच अपने कुत्ते मार्क के साथ गुफा में रहता था। एक दिन वो मार्क के साथ अपने घर का कुछ सामान खरीदने के लिए जा रहा था। तब उन्होंने हो घाटी में क्रिसमस की सजावट देखी, क्योंकि ये तकरीबन क्रिसमस के करीब का दिन था। तो उसने कहा, फ्रेश मार्क, बहुत हो गया है। ये क्रिसमस की सजावट मेरे जहन में जा रही है। क्रिसमस का वक्त हमेशा मुझे परेशान करता है। सब सांता क्लॉज की वजह से है। तुम सही हो मार्क, इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। तुम क्या तजवीज कर रहे हो मार्क? तुम्हें लगता है कि सांता को अगवा करना मुमकिन है? ठीक है, तुम सही हो। कम से कम कोशिश तो करनी ही चाहिए। ये जाहिर है कि जब सांता हो घाटी में होता है, तब वहाँ परियां, रील्स और नुक्स, इनके बनाए गए हिफाजती लिबास से वो महफूज रहता है। लेकिन क्रिसमस से पहले शाम को जब वो अपनी 12 सिंगों की बेपहिया गाड़ी में बच्चों के लिए खिलौने भरकर इस बड़ी सी दुनिया में लेकर जाते हैं, तब उन्हें पकड़ने के लिए ग्रिंच के पास सबसे अच्छा मौका होता है। इसीलिए ग्रिंच ने अपनी तरकीब सोची और क्रिसमस से पहले की शाम का इंतजार करने लगा। अगले रोज क्रिसमस से पहले की शाम के साथ ग्रिंच अपनी तरकीब लेकर आया। मुझे मालूम है कि मुझे क्या करना है। ग्रिंच हंसने लगा। आसमान में सफेद चांद चमक रहा था और जमीन पर बर्फ जगमगा रही थी। तब सांता अपने चाबुक को घुमाता हुआ बड़ी बेपहियों की गाड़ी में खिलौनों की बड़ी बड़ी बोरियां भरकर हंसता हुआ सीटी बजाकर गाना गाने लगा, क्योंकि उसकी जिंदगी में बरस का ये एक ही दिन ऐसा होता है जब वो सबसे ज्यादा खुश होता है और बच्चों को अपनी मेहनत कश के खजाने को मोहब्बत से लौटा देता है। इसके लिए सांता घाटी से बाहर बड़ी दुनिया में जा रहा था। 12 सिंगों को मालूम था उससे क्या उम्मीद की जाती है, इसीलिए वो तेजी से दौड़ने लगा। ऐसा लगता था जैसे उसके पैर इस बर्फ फैली हुई जमीन को छू ही नहीं रहे थे। इतने में चांद के उजाले में एक रस्सी फेंकी गई और बड़ा सा फंदा सांता क्लॉज के हाथों और बदन पर आकर गिर गया और वो फौरन ही उसमें कस गया।
इससे पहले कि वो खुद की हिफाजत करे या फिर किसी को आवाज लगाए, उसे उसकी गाड़ी से फौरन से पेश खींच लिया गया और वो लुढ़क कर सर के बल बर्फ में धंस गया। उसी दौरान बारासिंगा दौड़ता रहा और उसे मालूम ही ना हुआ कि उसकी गाड़ी चलाने वाले को अगवा कर लिया गया है। इस यकबयक हुई हरकत ने एक पल के लिए ज़ईफ सांता को हैरान कर दिया और जब वो होश में आए तब उसे पता चला कि ग्रिंच ने उसे बर्फ से निकाल लिया था और उसे एक बड़ी सी रस्सी से अच्छी तरह से बांध दिया था। अगवा किए गए सांता को अपनी गुफा में ले गया, उसे पत्थर की दीवार पर जंजीरों से जकड़ कर बांध दिया। ग्रिंच हंसकर मजा लेता हुआ शैतानी अंदाज में हाथ रगड़ने लगा। अब बच्चे क्या करेंगे मुझे मालूम है। जब क्रिसमस की सुबह उन्हें खिलौने नहीं मिलेंगे तब वो रोएंगे, चिल्लाएंगे और पैर पटकेंगे। आखिरकार मैंने क्रिसमस थमने पर मजबूर कर दिया। अब इस क्रिसमस से पहले शाम जब ये सब हुआ तब सांता अपनी बिन पहियों की गाड़ी में अपनी 4 पसंदीदा कारिंदों न्यूटर द रील्स, पीटर द नुक्स, किल्टर द पिक्सी और विस्क नाम की एक छोटी सी परी को साथ लेकर गया था। ये प्यारे और मासूम साथी बच्चों को उनके तोहफे तकसीम करने में काफी मददगार साबित होते थे। लेकिन जब उनके मालिक को यकबयक बेपहिया गाड़ी से खींच लिया गया तो वो आराम से गाड़ी की सीट के नीचे बैठे थे, जहां तेज ठंडी हवा उन तक नहीं पहुंच रही थी। सांता के गायब होने की कुछ वक्त बाद जब सांता की खुशी से गाने की और सीटी की आवाज नहीं आई तब सब खामोश लगने लगा और उन्हें महसूस हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। और तब छोटे विस्क ने सीट के नीचे से अपना सिर बाहर निकाला और उसने देखा कि सांता वहाँ नहीं थे और बिना पहियों की गाड़ी चलाने वाला कोई नहीं था। तब उन छोटे मासूमों को सांता के अगवा होने के बारे में मालूम हुआ। तब वो चिल्लाया ओह और सदाबहार बारासिंगा रुक गया। पीटर, न्यूटर और किल्टर सभी सीट पर कूद गए और बेपहिए गाड़ी के जरिए बनाए गए निशानों का पीछा करते हुए वापस आए, लेकिन सांता मीलों पीछे रह गए थे। हम क्या करेंगे? विस्क ने परेशान होकर कहा। इस बड़ी मुसीबत की वजह से उनके चेहरे से सारी खुशी और मजा काफूर हो गए हैं। हम एक बार फिर जाकर अपने मालिक को तलाशना चाहिए। नहीं, अगर हम वापस गए तो सुबह होने से पहले बच्चों को खिलौने देने के लिए हमें और ज्यादा देर हो जाएगी और सांता इससे गमज़दा हो जाएंगे। मुझे यकीन है कि किसी बुरे इंसान ने उन्हें पकड़ लिया है और उसने सोच समझकर क्रिसमस को खराब करने की कोशिश की है। लेकिन हमारी जिम्मेदारी खिलौनों को बांटना है और उसके बाद हम सांता को तलाश करेंगे। ये कि वाकई एक अच्छी और सोची समझी तरकीब थी। इसीलिए पीटर नुक्स ने बारासिंगे और वफादार जानवरों को बुलाया। फिर वो वापस आगे बढ़े और उन्होंने पहाड़ियाँ, जंगल, घाटियाँ और मैदानों को पार किया। फिर क्रिसमस की सुबह जहाँ पर बच्चे सो रहे थे और अपने तोहफों के ख्वाब देख रहे थे वो वहाँ पहुँच गए। लेकिन उन छोटे मासूम दोस्तों ने अपना काम पूरा करने का फैसला किया था। हालांकि उन्होंने अपने सफर में कई बार सांता की मदद की थी। उनके दोस्त हमेशा उन्हें सलाह देने के लिए तैयार रहते थे, लेकिन अब उन्हें ये काम अपने तौर पर करना था और वो बच्चों को जानते भी नहीं थे और सांता ने भी उन्हें नहीं बताया था। और ये कोई नई बात नहीं थी कि उन्होंने कुछ हंसने लायक गलतियाँ की थी। सारे खिलौने बांटकर जब उन्होंने अपना काम खत्म किया तो वो सारे हो घाटी में लौट आए। छोटे मासूम दोस्त सोचने लगे कि वो अपने मालिक को कैसे छुड़ा सकते हैं और उन्हें पहले ये मालूम करना था कि सांता के साथ आखिर हुआ क्या है और वो इस वक्त कहाँ है। अचानक बर्फ के ढेर पर उन्होंने देखा कि सांता उन्हें देख रहे हैं और वो उनके करीब आ रहे हैं। जल्दी ही वो सांता के पास इकट्ठा हुए और उनसे दरियाफ्त करने लगी कि क्या हुआ। मैरी क्रिसमस दोस्तों, फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। उस शैतानी ग्रिंच ने सोचा कि मुझे अगवा करके वो क्रिसमस को खराब कर देगा। वो बेवकूफ नहीं जानता कि क्रिसमस कभी भी मेरे बारे में या फिर तोहफों के लिए नहीं है जो हमारे दिल एक दूसरे के लिए प्यार बांटते हैं। ये उसी ईसा के तोहफे के बारे में है। ग्रिंच सांता का पीछा कर रहा था
ताकि कोई खुफिया मालूमात निकाल सके, और फौरन ही उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर वो बेपहिए पर चढ़ा ताकि सेंटा रिल्स, नोक्स, पिक्सेल और परियों के साथ क्रिसमस मना सके। We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.